तो हेलो एवरीवन बच्चों, वेलकम बैक टू अवर बायोलॉजी क्लास। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शनल रोल है। इनकी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में जानेंगे। और साथ ही में हम जानने वाले हैं आपका कि मोनोसेक्राइड्स की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। भाई ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। और उसके बाद हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे। भाई अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम एक मीडियम से पास कर रहे हैं, जिस मीडियम में क्या आपका मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है ना, अब वो आपका डी फॉर्म है, एल फॉर्म है, या ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ बेंड कर रहे हैं, उसकी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे भाई ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में। हम उसके साथ में बात करेंगे जब ओलिगोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कि मींस आपके दो या दो से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्या वो रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जो आपका एनर्जी सोर्स है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो स्टार्च की फॉर्म में वहां पर आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। साथ ही हम एनिमल्स की बात करेंगे तो हम देखते हैं भाई ग्लाइकोजन की फॉर्म में, कुछ हमारे लीवर में, कुछ मसल्स में, बहुत ही कम मात्रा में हमारे किडनी के पास भी क्या है, आपका स्टार्च नहीं सॉरी ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर रहता है। फिर हम देखेंगे भाई कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट में भी ये हेल्प कर रहे हैं। जैसे आप सेलुलोज की बात करेंगे, आप काइटिन की बात करें, आप पैक्टिन की बात करें, तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट में भी ये हेल्प करने वाले हैं। उसी के साथ हम एंड में हम ये डिस्कस करेंगे भाई होमो और हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, इसको हम जानने की प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करें भाई। अब देखिए, जब सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, अलग अलग आपके कंपोनेंट्स हैं। बट अगर हम द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट की जब हम बात करेंगे तो वो है आपके बायो मोस्ट एबंडेंट, जो आपका बायोमोलिक्यूल है वो है आपके क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रचुर मात्रा में ये प्रेजेंट रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे। और साथ ही में अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, आप इन्हें हम कह सकते हैं भाई ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब आप देखेंगे भाई कि आपका एक कार्बन है, उस कार्बन के साथ में आपका हाइड्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, ये एडहेरिंग या अटैच है, ये आपके बॉन्ड फॉर्म करके बैठे हुए हैं। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका CnH2ON। CnH2ON की बात करें तो ये एक रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे कि भाई अगर एक कार्बन है 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होंगे। जैसे एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन होगा। अगर हम बात करें जो आपका मिनिमम या सबसे, अगर हम मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो जो सबसे छोटा मोनोसेक्राइड होगा उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए, आपके 3 और 3 से ज्यादा क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। कहने का क्या मतलब है भाई कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपके ये मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल है, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। और अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो CnH2ON इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये 1:2:1 के रेशियो में ये प्रेजेंट रहते हैं। और अगर हम एक मोनोसेक्राइड्स की बात करें, जो सबसे छोटा या सिंगल सब यूनिट की अगर हम बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर कम से कम मिनिमम आपके क्या होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए, और 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट है ये बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। एक है आपके कौन से, जो आपके एल्डिहाइड, जिनके पास क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम कह रहे हैं एल्डिहाइड। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हम इसको कह रहे हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें पॉली मींस मैनी, कई सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, तो इन्हें हमने बोला पॉलीहाइड्रोक्सी। और ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हम इसको कहा। यह अगर हम इसे बात करें तो हम इसको एल्डोजिस भी कह सकते हैं। और इसके एक एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज हो गया आपका, ये क्या है आपका एक, ये आपका एल्डिहाइड है। समझ रहे हो बात को भाई, कहने का क्या मतलब है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट का जो, या जो आपका शुगर की जो मॉलिक्यूल है, उस शुगर का मॉलिक्यूल में क्या, उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उसको एल्डोजिस कह रहे हैं। उसका एग्जांपल ग्लूकोज में आप देखोगे, जो सबसे पहला कार्बन है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO प्रेजेंट है वहां पे, उसको हम क्या कह रहे हैं, एल्डोजिस कह रहे हैं। पर वहीं पर आप देखेंगे अगर क्या प्रेजेंट हो, अगर आप यहां पर देखें इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, आपका एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। जहां पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां पर भी क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, कि कई सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। और ये कीटोन है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। गेटिंग माय पॉइंट भाई, एल्डिहाइड है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका एग्जांपल की बात करें तो एल्डोजिस की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज आपका क्या है, एक एल्डिहाइड
आपका क्या है, प्रेजेंट है, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एक एल्डोजेज है। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। गेटिंग माय पॉइंट भाई, दो तरीके के आपके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या तो उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डोजेज होगी, अगर उसके ऊपर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कीटोजेज होगा। क्लियर है ये पॉइंट? इन दोनों के एक एग्जांपल है, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास या शुगर है, उसको हम कह रहे हैं ग्लूकोज, उसका एग्जांपल ग्लूकोज है, और कीटोन वाले का एग्जांपल आपका क्या है, फ्रक्टोज है। एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अब समझते हैं भाई कि आपके जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपका क्या है कि ये आपका पॉलीमर है, कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है ये। जैसे हम पहले सिंपल से अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो मोनोसैकेराइड, मोनो मीन सिंगल और सैकेराइड से, ये मींस एक कार्बोहाइड्रेट के सिंगल कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, सिंगल मोनो मींस, अब इससे ज्यादा इसका क्या ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, इसको और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में ब्रेकडाउन नहीं किया जाता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको हम मोनोसैकेराइड कह रहे हैं। जैसे हम बात करें यहां पर सिंपल शुगर है, ये आपके क्या हो सकते हैं, 3 कार्बन से लेके और 9 कार्बन के क्या हो सकते हैं इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है। इसको हम क्या कह रहे हैं भाई, मोनोमर्स। गेटिंग माय पॉइंट? मोनोमर्स फॉर ग्लाइकन, ग्लाइकन में जो बड़ी कार्बोहाइड्रेट की मॉइटी है उसका ये मोनोमर सब यूनिट है, मतलब सिंगल सब यूनिट है। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करके और सिंपलर शुगर में नहीं तोड़ा जा सकता है, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता है। क्लियर? अब दूसरी जो यहां पर लेवल है, यहां पर क्या, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मींस हो गया कि आपका जहां पर आपके 2 से लेके 20 शुगर रेजिड्यूज प्रेजेंट होंगे। हम यहां पर कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर शुगर रेजिड्यू की बात कर रहे हैं भाई, कि 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है या 6 कार्बन का, अगर हम बात करें ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ये हम बात करें 6 करके, मतलब ग्लूकोज 1, ग्लूकोज 2, ग्लूकोज 3, ग्लूकोज 2 से लेके और 20 शुगर रेजिड्यू जहां पर लिंक होंगे आपस में, किसके थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। इसको हम क्या कह रहे हैं भाई, इसको हम कह रहे हैं ओलिगोसैकेराइड। समझ रहे हो बात को? यहां पर आप देख भी सकते हैं कि ये एक शुगर मॉलिक्यूल हो गया आपका, 1 शुगर मॉलिक्यूल, ये 2 शुगर मॉलिक्यूल, 3 शुगर मॉलिक्यूल एंड 4 शुगर मॉलिक्यूल। 4 शुगर मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से भाई अटैच्ड है, लिंक्ड है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम कह रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसको हम ओलिगोसैकेराइड कह रहे हैं। क्लियर ये पॉइंट भाई? अब जो थर्ड है यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम बात कर सकते हैं यहां पर क्या है, पॉलीसैकेराइड की। पॉली मींस मैनी, लेवल 2 ओलिगोसैकेराइड में लेके 2 से लेके आपके 20 कार्बन हो सकते हैं, कार्बन सॉरी 20 शुगर रेजिड्यू हो सकते हैं। लेकिन जो आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड है, इसमें भाई मल्टीपल, मतलब 20 से लेके सैकड़ों हजारों यहां पर क्या हो सकते हैं, आपका मोनोमर हो सकते हैं, कोई शुगर मॉइटी हो सकती है, मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, जो मिलकर क्या कर रहे हैं, आपका क्या बना रहे हैं, पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं। समझ रहे हो बात को? मोनोमर सिंगल सब यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन इनटू और मोर सिंपलर शुगर, उसको और सिंपलर शुगर में नहीं तोड़ा जा सकता है। ओलिगोसैकेराइड में आपके 2 से लेके 20 शुगर रेजिड्यू होंगे, उनको हम ओलिगोसैकेराइड कह रहे हैं, और आपस में वो किससे जुड़े हुए हैं, आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। पॉलीसैकेराइड की बात करें भाई, 20 से लेके आप हजारों, कई हजार मॉलिक्यूल यहां पर हो सकते हैं, कई हजार मोनोसैकेराइड यहां पर जुड़े हुए हो सकते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं भाई, पॉलीसैकेराइड कह रहे हैं। इसको हम पॉलीमराइजेशन भी कह रहे हैं। ये पॉलीमर है, किससे, एक शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, कई सारी शुगर आपस में अडेर है, इसको हमने क्या बोल दिया, पॉलीसैकेराइड कह दिया, है ना। ग्लाइकन्स की बात करें तो ग्लाइकन्स आपके ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, और पॉलीसैकेराइड्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके ग्लाइकन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ गए भाई बात को? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मोनोसैकेराइड, जिसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, सिंपलर और मोर सिंपलर कंपाउंड में, मोर सिंपलर शुगर में। ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड में आपके 2 से लेके 20 शुगर रेजिड्यू हो सकते हैं। और पॉलीसैकेराइड की बात करें तो भाई 20 से लेके जितना भी, हजारों की बात करें, कई हजार हजार यहां पर क्या होंगे, मोनोसैकेराइड्स आपस में लिंक होंगे, किसके थ्रू, आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के। उनको हमने क्या कह दिया, वो है आपके पॉलीसैकेराइड्स। आते हैं, बात करते हैं भाई मोनोसैकेराइड की बात करें। जब हम मोनोसैकेराइड्स कह रहे हैं तो सिंगल शुगर यूनिट्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू अ स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट। कि जो मोनोसैकेराइड है वो जैसे ग्लूकोज है, मान लीजिए ग्लूकोज कोई फर्दर कोई और छोटे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में नहीं टूट सकता है, इसी का क्या है, वो मोनोमर है भाई, है ना। अब यहां पर देखिए आप, अब जो आपके क्या है, जो आपके मोनोसैकेराइड हैं, ये क्या हो सकता है, 3 कार्बन का हो सकता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्राइओसिस कह रहे हैं। ये आपका 4 कार्बन का हो सकता है, जिसको हम टेट्रोसिस कह रहे हैं। ये आपका 5 का हो सकता है, जिसको हम पेंटोसिस कह रहे हैं। ये हेक्सोसिस हो सकता है, ये हेप्टोसिस हो सकता है। ऐसे आपका सेप्टोसिस, आप बात करें 7 हो गया, 8 कार्बन का हो गया, 9 का हो गया। तो ये अलग अलग क्या है आपके मोनोसैकेराइड्स है, किसी का 8 कार्बन मॉलिक्यूल से भी बना हुआ हो सकता है, 9 से भी बना हो सकता है। लेकिन जब हम बात करें तो मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल शुगर जो है आपकी 3 से लेके 7, है ना। जो मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल शुगर है वो 3 से लेके 7 कार्बन मॉलिक्यूल से या कार्बन से वो बनी हुई होती है। क्लियर पॉइंट भाई? मोनोसैकेराइड्स
विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू अ सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, उसको फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जाता और सिंपलर स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये आपके 3 कार्बन का हो सकता है ट्राइयूजेज, ये आपके 4 कार्बन का हो सकता है टेट्रोजेज, ये 5 का हो सकता है पेंटोजेज, 6 का हो सकता है हेक्सोजेज और 7 का हो सकता है हेप्टोजेज, है ना। ऐसे आपका 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें 3 से लेकर 7 कार्बन की यहां पर क्या हो सकती है, आपकी शुगर हो सकती है ना। अब हमने ये भी जाना है भाई कि ये एल्डोजेज, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये एल्डोजेज है, अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोजेज है ना। मोनोसैकेराइड की बात करें, देखिए 3 कार्बन की जब मैं बात कर रहा हूं, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करें, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में ट्राइयोजेज की जब हम बात करें, इसका एग्जांपल क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या होगा, आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा। ऐसे ही आपका कीटोजेज की बात करें तो जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, मींस यहां पर आपका क्या होगा, CHO ग्रुप मैंडेटरी है, कंपलसरी है भाई। यहां पर क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या होगा, मैंडेटरी भाई। यहां पर C डबल बॉन्ड मींस हम कीटोन ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये इसका एग्जांपल क्या, आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया। ऐसे आप 4 कार्बन की बात करें तो टेट्रोजेज में इरिथ्रोज हो गया, आपका थ्रियोज हो गया है। ये क्या है, आपके एल्डोजेज हैं, क्योंकि इनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। इथलोज में आपका क्या है, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ऐसे आपका 5 कार्बन के बाद राइबोजेज हो गए आपके, जाइलोज हो गया, रिबनोज हो गया, जिसका क्या है, जैसे इसमें अगर हम कीटोन की बात करें तो वहां पर राइबोलोज हो गया और जाइलोज हो गया। अब देखिए आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो है, ये एल्डोजेस जो है और कीटोजेस जो हैं, जब इनका क्या हो रहा है, नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, जब इनका नामकरण जो हो रहा है, वहां पर आप देखेंगे बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस क्या है, आपका यूएल ऐड हो गया। कि राइबोस था, राइबोस की जगह में क्या है, यूएल ऐड हुआ, राइबोलोज हो गया। मींस अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, राइबोस। अगर वहां पर कीटोन ग्रुप है तो हम उसे राइबोलोज कह रहे हैं। क्लियर है भाई। ऐसे हम 6 कार्बन की बात करें, 6 कार्बन हेक्सोज सुगर की बात करें तो आपका क्या, ग्लूकोज का एक एग्जांपल है, गैलेक्टोज मैनोज के एग्जांपल है। कौन सी, एल्डिहाइड के। ग्लूकोज का एक कॉमन नेम है डेक्सट्रोज। ऐसे ही जब हम कीटोन ग्रुप की बात कर रहे हैं तो कीटोन ग्रुप का क्या है भाई, फ्रक्टोज इसका एग्जांपल है और इसका कॉमन नेम क्या है, लेविलोज। क्लियर है पॉइंट भाई। एक बार आप इसको जरूर देख लीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से क्या जो नेमिंग है वो थोड़ा वेरी कर रहा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप है आपका एल्डोजेज, और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोजेज ही हो गए, है ना। इसके कॉमन एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज तो सबको पता ही है भाई, डेक्सट्रोज हम इसको कॉमन नेम है इसका। फ्रक्टोज की बात करें, लेविलोज का कॉमन नेम। एक बार जरूर आप इसको इसको भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज। क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज, अब यहां पर 3D स्पेस की बात हो रही है। क्या होगा, 3D स्पेस की यहां पर हम बात कर रहे हैं। यहां पर होने वाला है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कनेक्टिविटी बट डिफरेंट 3D स्पैटियल अरेंजमेंट। कहने का क्या मतलब है कि जो आपके यहां पर क्या है, जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, यहां पर अगर हम उस मॉलिक्यूल का अगर हम फॉर्मूला की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाला है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें भाई, कि उसके अंदर भी 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं, 3 हाइड्रोजन है, वो सब सिमिलर होने वाले हैं। बस वहां पर डिफरेंस क्या होगा, जो अरेंजमेंट है किसका, जो बॉन्ड का अरेंजमेंट होगा। मींस फॉर्मूला सेम है, बॉन्ड्स आर सेम, बट वहां पर जो अरेंजमेंट होगा, किसी का हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट में प्रेजेंट है, किसी का राइट में प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो बात को। अब जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट में है, राइट में है, ये प्रेजेंट कहां पर, किस हाइड्रोक्साइल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, या किस कार्बन की हम बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात करते हैं कायरल कार्बन की। कायरल कार्बन कौन सा है, एक एसिमेट्रिक कार्बन है। क्या होता है एसिमेट्रिक कार्बन, कि वो कार्बन जिसके चारों बॉन्ड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे हम यहीं पर देखें, अगर हम यहां पर देखें तो आपको दिख रहा होगा भाई, ये आपका जो यहां पर C2 है, कार्बन 2 है, यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ इसमें क्या है, आपका CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके इस तरफ एक क्या होगा, हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट होगा, और इस तरफ देखेंगे आप एक मिथाइल ग्रुप या CH3 ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। तो वो कार्बन जिसके चारों के चारों जो आपके मॉलिक्यूल अटैच हैं इसके साथ में, वो अलग अलग सेम नहीं हो, उसको हम कह रहे हैं कायरल कार्बन। मींस बॉन्डेड टू अ 4 डिफरेंट ग्रुप, कि चारों जो ग्रुप होंगे वो चारों ग्रुप जब अलग अलग हों, उसको हम कह रहे हैं क्या, कायरल कार्बन। और इसी कायरल कार्बन में जो आप क्या देखने वाले हो, जो आपका बॉन्ड का या हाइड्रोक्साइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन ग्रुप की बात करें, उसमें आपको वेरिएशन दिखने वाला है, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में। उसके बेसिस पे क्या होगा, इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम देखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करें, तो अब जैसे आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के केस में ये नहीं है भाई, यहां कायरल कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। यहां देख रहे हो इसके साथ में हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसके साथ में भी यहां पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो सेम ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो रहा है,
यहां पर आपका क्या है, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा। कौन, जो हम 3 कार्बन की हमने बात करी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की हमने बात करी है, तो यहां पर हमको कोई क्या नहीं दिख रहा है, यहां पर हमको किसी तरीके का क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं दिखने वाला है। क्लियर? अब देखो जो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, ये स्टीरियो आइसोमर कहां बनने वाले हैं, मतलब कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे एक एक कंपाउंड के, उसकी अगर हम बात देखें, या एक कार्बोहाइड्रेट के कितने स्टीरियो आइसोमर बनने वाले हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके किस पे, कायरल कार्बन है, कि भाई जो आपके मॉलिक्यूल है, जो आपका कंपाउंड है, उसमें कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे आपका क्या होता है, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कितने इसमें स्टीरियो आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं। जैसे हम यहां पर देखिए, इसका फॉर्मूला है एक 2 to the power n। यहां पर n क्या है आपका, n इज द कायरल सेंटर, कि कितने कायरल कार्बन यहां पर प्रेजेंट हैं, उसकी यहां पर बात हो रही है। चलिए देखते हैं भाई, अगर हम इसका एक एग्जांपल लेके देखें, तो अब देख सकते हो, जैसे हम किसकी बात करें, एल्डिहाइड की बात करें, तो एल्डिहाइड का अगर हम फॉर्मूला की बात करें, तो आपका इस तरीके से कुछ उसका CHO C CH2OH, CH2OH हो गया, इस तरफ इसका OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर इसका क्या प्रेजेंट है भाई, यहां पर इसका हाइड्रोजन प्रेजेंट। ये किसका फॉर्मूला, आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ये आपका एक ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। वहीं पर अगर हम किसकी बात करें, अगर हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करें, तो यहां पर आप देखें CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH। तो आप यहां पर देखोगे, यहां पर कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम इस कार्बन की बात करें, तो सेम इसके पास क्या है, यहां इधर भी एक सेम ग्रुप है, इधर भी सेम ग्रुप है। देयर इज नो कायरल कार्बन, देयर इज नो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। अब इसका कायरल कार्बन नहीं होगा, तो यहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आपको नहीं दिखने वाला है। जबकि हम एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड के केस में क्या है आपका, ये जो कार्बन है, ये कायरल कार्बन, कार्बन कैसा है आपका, दिस इज द कायरल कार्बन, ये आपका कायरल कार्बन हो गया। क्लियर? अब ये कायरल कार्बन है, ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब यहां पर क्या हो सकता है, CHO C CH2OH, है ना, यहां पर ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये इस साइड भी आ सकता है भाई। तो ये क्या हो गई है, ये इसकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो चुका है, स्टीरियो आइसोमेरिक ये स्ट्रक्चर बन चुका है। इस अगर आप यहां पर देख रहे हैं, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट में प्रेजेंट है, एक लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये आपका क्या बता रहा है भाई, ये आपका कायरलिटी या स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। समझ रहे हो बात को? कहने का क्या मतलब है, कि आपका वहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है। कायरल कार्बन में आप देखेंगे, जो मूवमेंट ऑफ बॉन्ड है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, वो आपका लेफ्ट और राइट में शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अब वहीं पे अगर हम किसी, जहां पर कायरल कार्बन ना प्रेजेंट हो, वहां पर आप क्या देखने वाले हो, कि किसी तरीके का क्या नहीं मिलने वाला है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो ना, दो फॉर्म इसके आपको यहां पर दिख रही है। अब इसी के देखें हम, आपने क्या देखा था, उसका फॉर्मूला देखा था 2 to the power n, कि कितने कायरल कार्बन है, कायरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जब हम फाइंड करना था, स्टीरियो आइसोमर, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 to the power n के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे आप, अगर हम किसी ट्राइओजिस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्राइओज की बात कर रहे हैं। ट्राइओज का मतलब क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं यहां पर 3 कार्बन एटम की। हम टेट्रोजेस की बात करें, तो 4 कार्बन हो गया भाई। हम बात करें पेंटोज की बात करें, आपका 5 कार्बन हो गया। ये आपका क्या है, हम बात करें ट्राइओज मींस 3 कार्बन का वो सुगर होगा, टेट्रोज की बात करें 4 कार्बन की सुगर होगी, पेंटोज की बात कर रहे हैं तो 5 कार्बन की सुगर होगी। अब यहां पर अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के केस में अगर हम एन की बात करें, एन मींस हम कायरल कार्बन की बात करें, तो यहां पर कितने कायरल कार्बन है भाई, एन इक्वल्स टू 1, है ना। एक एग्जांपल हमने अभी ऊपर देखा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का, तो यहां पर एन अगर है, तो एक कार्बन आपका यहां पर कायरल होगा। अगर एक कायरल कार्बन है, तो इसका स्टीरियो आइसोमर की अगर हम बात करें, स्टीरियो आइसोमर की बात करें, स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएगा, 2 to the power 1 है ना, 2 to the power 1, 2 to the power 1, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 2 स्टीरियो आइसोमर होंगे। 4 अगर कार्बन है भाई, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एन यहां पर 2 हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड कार्बन है सेम रहेगा एक बार, है ना। तो यहां पर आपका 2 to the power 2 मींस आपके 4 स्टीरियो आइसोमर दिखेंगे। 5 की बात करें, तो यहां पर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 का मतलब आप बात करेंगे 8,
8 स्टीरियोआइसोमर आपको मिलने वाले। समझ रहे हो बात को? क्या हो रही है यहां पर, क्या कहानी बन रही है? जो एल्डिहाइड होंगे, एल्डिहाइड में अगर 3 कार्बन है तो वहां पर एक आपका क्या है, आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अगर वो टेट्रोज है 4 कार्बन का है तो वहां पर आपके 2 कायरल कार्बन मिलने वाले हैं। अगर वो पेंटोज है तो आपको 3 कायरल कार्बन मिलेंगे। उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। 2 टू द पावर, अगर एक है 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 4, 2 टू द पावर 3 का मतलब हो गया 8। ये है आपका एल्डिहाइड की जब हम बात कर रहे हैं भाई। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात करेंगे किसकी, कीटोन की, अगर हम बात करें कीटोन की हम बात करें तो कीटोन के केस में क्या होता है आपका, कि जब ये आपका ट्रायोज है, ट्रायोज में n इक्वल टू क्या होगा आपका, n इक्वल टू 0, 0 है तो आपका स्टीरियो आइसोमर जो मिलने वाला है, स्टीरियो, या तो हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर मिलेगा ही नहीं भाई, या हम कह सकते हैं एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक स्ट्रक्चर ही आपका फॉर्म। समझ रहे हो बात? फिर अगर हम बात करें किसकी, टेट्रोसिस की बात करें तो वहां पर n इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, n इक्वल टू 1 मींस 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। एन अगर यहां पर क्या है आपका पेंटोसिस है तो पेंटोसिस में आपको n इक्वल टू 2 मिलने वाला है, 2 टू द पावर 2 का मतलब आपका 4 स्टीरियो आइसोमर मिलने वाले हैं। इसी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि जो आपने यहां पर देखा है किसका, एसीटोन का जो स्ट्रक्चर देखा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का जो स्ट्रक्चर हमने देखा है, डाई हाइड्रोक्सी ऑक्सी एसीटोन, है ना। आपने यहां पर देखा कि जो ये स्ट्रक्चर है यहां पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, 3 कार्बन है तो कोई कायरल कार्बन यहां पर प्रेजेंट नहीं है। जब 4 कार्बन आ रहे तो एक कायरल कार्बन आपको मिल रहा है तो आपको 2 स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे। जब आपके क्या है, जब आपके पेंटोज की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको 2 स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे, सॉरी 2 आपको क्या मिलने वाले हैं, कायरल कार्बन मिलने वाले हैं। तो आपको वहां पर 2 टू द पावर 4 आपको क्या मिलेंगे, स्टीरियो आइसोमर मिलने वाले। कई बार आपको यह पूछा जाता है भाई कि आपके जो स्टीरियो आइसोमर हैं कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, उसकी यहां पर बात होती है। क्लियर है ये पॉइंट भाई? आई होप ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जो आपके स्टीरियो आइसोमर है, जो ये स्टीरियो आइसोमर हैं ये क्या होते हैं, कैसे बन रहे हैं। देखो सबसे पहला क्या है, स्टीरियो आइसोमर जो होंगे ये आपके क्या हो सकते हैं, क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे के। अगर ये मिरर इमेज है एक दूसरे के तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम उसको इनएंशियोमर कह रहे हैं। मींस हमको यहां पर डी और एल फॉर्म की हम यहां पर बात कर रहे हैं, और ये नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे। आइए हम इसको और डिटेल में देखेंगे, एक आप फ्लो चार्ट को समझिए। दूसरा, अगर ये मिरर इमेज नहीं है, इफ दे आर नॉट मिरर इमेज तो हम उसको क्या कह रहे हैं, डाई एस्टीरियो मर हम इसको कह रहे हैं। इफ दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर, कि जो दो आपके क्या बने आइसोमर हैं, अगर वो दोनों आपके क्या है मिरर इमेज हैं तो हम उसको इनएंशियोमर कह रहे हैं भाई। अगर वो क्या है आपके वो मिरर इमेज नहीं है उसको हम डाई एस्टीरियोमर कह रहे हैं। अब डाई एस्टीरियोमर में भी आपकी दो कहानी बन रही है, क्या वो लीनियर है, अगर वो लीनियर है उसको हम कह रहे हैं एपीमर। अगर वो क्या है आपके, अगर वो सर्कुलर स्ट्रक्चर है देन हम उसको कह रहे हैं एनोमर। बात समझ में आई? समझ में आई है भाई? स्टीरियो आइसोमर क्या है, स्टीरियो आइसोमर क्या है भाई, स्टीरियो आइसोमर वो है जहां पर आपको क्या मिल रहा है, जहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा, आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है, बट स्ट्रक्चरल में जो बॉन्ड्स हैं उनमें आपको वेरिएशन मिलेगा। मींस बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है वहां पर आपको वेरिएशन है, उसको हम कह रहे हैं स्टीरियो आइसोमर। अब क्या जो स्टीरियो आइसोमर बने हैं क्या वो मिरर इमेज है एक दूसरे के, इफ दे आर अ मिरर इमेज देन वी आर कॉलिंग देम एनएंशियोमर। क्लियर? अगर वो मिरर इमेज नहीं है तो हम उसको कह रहे हैं डायस्टीरियोमर्स कह रहे हैं। और डायस्टीरियोमर जब हम कह रहे हैं अगर वो लीनियर है तो उसको हमने एपीमर कहा, अगर वो लीनियर नहीं है तो उसको हमने एनोमर कहा। इसको हम आगे डिटेल में जानेंगे, बस एक बेसिक सा फ्लो आप समझ लीजिए भाई। पहले समझते हैं इनएंशियोमर की जब हम बात कर रहे हैं तो इनएंशियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट कैन नॉट बी सुपर इंपोज। अब यहां पर कहानी समझो आप, जो इनएंशियोमर हैं वो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज मींस जैसे इसकी और दोनों हाथों की अगर हम बात करें, इसको अगर आपस में देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है कि भाई यहां पर ये थंब है, यहां पर मिडिल फिंगर है, यहां पर आपका क्या है स्मॉल फिंगर जो है, ये आपस में एक दूसरे को क्या हो रही है, आपका एक दूसरे का मिरर का फॉर्मेशन कर रही है, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को सुपर इंपोज करने की कोशिश करूं तो आपका ये सुपर इंपोज होगा नहीं। समझ रहे हो ना, कि जब मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूं तो ये सुपर इंपोज नहीं हो रहा है कि भाई यहां पर तो आपकी क्या है, ये आपका लिटिल फिंगर है और यहां पर आपका थंब आ रहा है। ऐसे जो स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस में आपको समझाऊंगा, ऐसे जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसको हम कह रहे हैं इनएंशियोमर्स। अब इसकी दो फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी फॉर्म, एक है आपके डी फॉर्म डेक्स्ट्रो फॉर्म, एक है एल फॉर्म लीवो फॉर्म।
समझ रहे हो बात को? क्या होंगे? पहला, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। दूसरा, एक दूसरे के ऊपर ये सुपर इंपोज नहीं हो पाएंगे, इसे हम कहेंगे एनैंशियोमर। और जब इसकी फॉर्म बन रही है, दो फॉर्म, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म, एक लीवो फॉर्म। आपने डी एंड एल फॉर्म आपने सुना होगा। ये क्या होती है? जो डी एंड एल फॉर्म है, नोटेशन डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, नॉट नेसेसरीली ऑप्टिकल रोटेशन। कहने ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां पर बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या समझते हैं वो कि जो डी फॉर्म है, वो डी फॉर्म क्या कर रही है? वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गई है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी की बात नहीं है, हम डेक्स्ट्रो की बात कर रहे हैं, रोटेशन की हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जो डी एंड एल हम डिनोटेशन कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, डी और एल से हम नोटेशन कर रहे हैं, वहां पर हम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल आपका रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन की यहां पर बात नहीं हो रहा है। कि हो सकता है कोई डी फॉर्म हो, वो लेफ्ट की तरफ क्या करता है, वो लीवो रोटेटरी हो, ये हो सकता है। आगे मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा भाई। जो कोई एल फॉर्म है, हो सकता है वो आपका क्या हो, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, वो डी फॉर्म हो सकता है। पर जब हम डी फॉर्म और एल फॉर्म यहां पर कह रहे हैं, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डी या डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवो रोटेशन, हम डेक्स्ट्रो और लीवो की बात कर रहे हैं, सिर्फ डेक्स्ट्रो और लीवो। अब हम समझते हैं आगे। अब यहां पर एक मिनट फिगर बता देता हूं आपको। अब जैसे डी एंड एल फॉर्म समझते हैं, पहले डी एंड एल फॉर्म की बात करें तो जैसे हम फिर से हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को ले लेते हैं। CHO ग्रुप हो गया इसके पास, यहां पर इसके पास कार्बन है, यहां पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, यहां पर इसका फिर से एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर आपका CH2OH है ना। एक ये हो गया। दूसरा इसका स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो ये आपका CHO हो गया है, यहां पर आपका C है, ये H हो गया, ये OH है। ऐसे हम बात करें CH2OH, ये आपके क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मिरर इमेज क्यों है? ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप इस तरफ है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप इस तरफ है भाई, सेम तरफ हाइड्रोक्साइल है, इस तरफ हाइड्रोजन है, उस तरफ हाइड्रोजन है, सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो जहां पर अगर मैं इसको यहां रखूं, इसके तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप इस तरफ हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं है। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, इसको हम, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एनेंशियोमर कह रहे हैं। अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये इसका क्या है? ये इसका एक कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन। ये आपका कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्यों है? क्योंकि इसके चारों के चारों जो फंक्शनल ग्रुप है, ये सब डिफरेंट है भाई। अब यहीं पर आपको दिख रहा है कि जो रोटेशन है आपका, ये जो अरेंजमेंट है आपका किसका, जो बॉन्ड्स का, वो आपका वेरी कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है। अब देखिए, अगर ये क्या फॉर्म है, अगर ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप इफ इट इज प्रेजेंट इन द, अगर ये राइट साइड में प्रेजेंट है, ये राइट साइड में प्रेजेंट है, इसको हम कह रहे हैं डी फॉर्म। और अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपका जो ये आपका लेफ्ट में प्रेजेंट है, इसको हम कह रहे हैं एल फॉर्म। एल क्लियर हुआ आप लोगों को? ये नहीं हुआ ये बताओ मुझे पहले। हमने 3 कार्बन मॉलिक्यूल की बात करी है, 3 कार्बन कंपाउंड या मॉलिक्यूल की जब हम बात करें, कंपाउंड की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो कायरल कार्बन, जब हम 3 की बात करें तो जो कायरल कार्बन का हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर राइट में प्रेजेंट है, इसको हमने कहा डी फॉर्म, अगर ये लेफ्ट में प्रेजेंट है, हमने इसको कहा एल फॉर्म, है ना। ग्लिसरॉल्डिहाइड की हमने बात करी है, क्लियर। अगर हम किसी 4 कार्बन की बात करें तो 4 कार्बन में हम देख सकते हैं कि आपका इरिथ्रोज जो होता है, CHO ग्रुप ये है, आपका COH हो गया है, यहां पर H, यहां पर आपका COH, यहां पर आपका H, यहां पर आपका CH2OH। ऐसे अगर हम इसकी मिरर इमेज की बात करें तो यहां पर CHO ग्रुप होगा, यहां पर आपका CHOH है, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर आपका CHOH हो गया है, यहां पर अगर हम बात करें CH2OH हो गया। ये आपका क्या हो चुके हैं? ये भी आपका क्या है, एक दूसरे का क्या है, ये मिरर इमेज। समझ रहे हो बात को? जब 3 कार्बन की बात हो रही है, 4 कार्बन की देखेंगे आप, तो यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है कि जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, अगर ये राइट में प्रेजेंट है तो आपका डी फॉर्म हो गया, अगर ये लेफ्ट में प्रेजेंट है, ये आपका एल फॉर्म हो गया। क्लियर है भाई पॉइंट? समझ गए एनेंशियोमर क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स क्या है आपके, जो नॉन सुपर इंपोजेबल है एंड दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर, है ना। दोनों जो एनेंशियोमर आपस में आपका क्या है, मिरर इमेज है, उसको हमने क्या बोल दिया है, वो आपके क्या हो चुके हैं, एनेंशियोमर्स। क्लियर? चल आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, जो डी और एल का इंडिकेशन की अगर हम बात करें, जो डी एंड एल की अगर हम बात करें, इससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं यार, एक और चीज समझते हैं इससे पहले, कि अगर मान लीजिए आप, अगर आपका क्या है, एक मिनट आगे मेंशन तो नहीं है वो कहीं, नहीं है, एक मिनट देखिए। अब देखिए, अगर सपोज व्हेन
मोर देन वन कायरल कार्बन, वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, सेंटर इज प्रेजेंट। कि कई बार क्या होगा कि एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कि भाई आपको पता है ना कि अगर वो क्या होगा, ट्राइओजेस की जगह आपका क्या है, पेंटोजेस होंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मोर देन एक से ज्यादा आपके कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे। उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अभी देखिए, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम बात करें CHO, CHOH, है ना। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात देखें और इसी का हम एक क्या बनाते हैं, स्टीरियो आइसोमर बना लें, CHO ग्रुप हो गया आपका, यहां पर COH, CHOH और CH2OH। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हम कैसे फाइंड आउट करें भाई कि ये डी फॉर्म है, एल फॉर्म है, हमने पीछे इसको डिस्कस किया है, पर देख लेते चलिए। अब देखिए यहां पर आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप किस तरह प्रेजेंट है, ये राइट में प्रेजेंट है, तो ये आपका डी फॉर्म हो गया, डी फॉर्म हो गया। अगर ये लेफ्ट में प्रेजेंट है, ये आपका एल फॉर्म हो गया, एल फॉर्म हो गया। ये क्या है, थ्रियोज है, TH, ट्रियोज। क्लियर है भाई? यहां पर जबकि क्या है, आपका एक कायरल कार्बन ये है, ये दूसरा कायरल कार्बन है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो यहां पर क्या होते, किसको हम कंपेयर करेंगे, जो लास्ट कायरल कार्बन है, मीन सेकंड लास्ट, अगर हम बात करें सेकंड लास्ट बोलेंगे, लास्ट कायरल, कायरल कार्बन तो सेकंड लास्ट ही हो गया, कायरल कार्बन तो आपका लास्ट हो गया। अब जो ये वाला आपका कायरल कार्बन है, इसको हम यहां पर क्या करेंगे, इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट में है या राइट में। इसके बेसिस पे हम क्या करने वाले, इसको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्या ये डी फॉर्म है या क्या एल फॉर्म है। समझ रहे हो बात को भाई? यहां पर कोई वास्ता नहीं है हमारा किसके साथ में, कि ये आपका डेस्ट्रो रोटेटरी है, क्या ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, राइट में रोटेट कर रहा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप, कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट है या राइट की तरफ प्रेजेंट है, उसकी यहां पर बात हो रही है। क्लियर? कि अगर भाई तीन से ज्यादा कार्बन है, तीन से ज्यादा कार्बन नहीं, सॉरी, अगर दो से ज्यादा, एक से ज्यादा अगर कायरल कार्बन है, तो हम क्या देखेंगे, लास्ट कायरल कार्बन को हम देखने वाले हैं। उस लास्ट कायरल कार्बन में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, क्या वो लेफ्ट में प्रेजेंट है या राइट में प्रेजेंट है। इफ इट इज इन अ राइट, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, डी फॉर्म। अगर वो लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो हम उसको एल फॉर्म कह रहे हैं। क्लियर ये पॉइंट? एक और एग्जांपल देखें क्या, चलिए हम ग्लूकोज का ही देख लेते हैं ना, एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमारा है। जैसे हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो CHO हो गया आपका, COH, H, है ना, CH, OH, COH, COH, CH2OH, है ना। यहां पर आपका हाइड्रोजन है, यहां पर आपका हाइड्रोजन है। ये आपका क्या है, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है भाई, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का स्टीरियो आइसोमर बनाए तो उसका क्या होगा भाई, CHO ग्रुप हो गया आपका। अब इसके ग्लूकोज का कितने बन सकते हैं, आप बताइए जरा मेरे को, आप कमेंट में बताना मेरे को कि जो ग्लूकोज है उसमें कितने आपके स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। एक बार आप इसको बताइएगा, कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है उसके बेसिस में, 2 to the power n आप निकाल लेंगे, उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। अब जैसे यहां पर देखेंगे हम CHO, H, OH, COH, H, CH, OH, CH, OH एंड CH2OH। अब यहां पर क्या देखेंगे हम, यहां पर हम देखने वाले हैं कि जो आपका ये, यहां पर हम क्या देखेंगे भाई, कि जो आपका ये कायरल कार्बन है, ये जो कायरल कार्बन है आपका, ये कायरल कार्बन में जो मतलब लास्ट जो कायरल कार्बन है, वो लास्ट कायरल कार्बन में हम क्या देखने वाले हैं कि भाई जो इसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है लेफ्ट में प्रेजेंट है, राइट में प्रेजेंट है। ऐसे हम दूसरे वाले की बात करें, जो दूसरा वाला है ये, इसकी अगर हम बात करें तो ये कहां पर प्रेजेंट है, इसकी अगर हम बात करें, इसमें अब हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है, उसको हम देखने वाले हैं कि ये कायरल कार्बन आपके लेफ्ट में प्रेजेंट है, इसमें मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट में प्रेजेंट है या राइट में प्रेजेंट है, उसके बेस में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगर यहां पर देखें हम कहां प्रेजेंट है, आपकी राइट साइड में प्रेजेंट है, तो ये कौन सा आपका डी फॉर्म हो गया। यहां पर लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या करें, एल फॉर्म करें। क्लियर है पॉइंट भाई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम क्या करने वाले हैं, लास्ट कंपेयर
कंपेयर लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन विद आपका डी एंड एल फॉर्म, कि आपका जो कायरल कार्बन है, जो लास्ट कायरल कार्बन है, उसमें क्या है, लेफ्ट में प्रेजेंट है, राइट में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि आपका डी फॉर्म क्या है, एल फॉर्म क्या है, उसकी यहां पर बात हो रही है ना। अब एक और चीज देखिए, आप इसका एग्जाम्पल देखिए, डी एंड एल इंडिकेट्स द कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एसिमेट्रिक कार्बन। यहां पर ये एसिमेट्रिक कार्बन की बात कर रहे हैं, एंड दे डू नॉट इंडिकेट द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई डी है तो ये आपका राइट साइड में आपका लाइट को रोटेट कर रहा होगा, अगर एल है तो ये लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा होगा। मींस हम इसको प्लस और माइनस से भी डिनोट करते हैं। जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जब हम बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल रोटेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम इसको डिनोट करते हैं किसी से, स्मॉल डी से, या हम बात करें हम इसको डिनोट करते हैं प्लस से। क्लियर? और जब ये हम लीवो रोटेटरी की बात कर रहे हैं तो हम इसको स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, या हम इसको डिनोट करते हैं माइनस से। क्या है ये आपका लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी हो गया आपका, ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ गए बात को भाई? स्मॉल डी और स्मॉल एल से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिनोट करते हैं, ये नोट करते हैं, या हम इसको प्लस और माइनस से नोट करते हैं। अब अधिकतर क्या होता है, जब हम लोग 11 12 में हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमें एग्जांपल दिया जाता है डी ग्लूकोज का, और वहीं से हम कोरिलेट कर जाते हैं किसके साथ में, कि भाई डी ग्लूकोज है, ये आपका क्या राइट की तरफ लाइट को बेंड कर रहा है, या +52 डिग्री को बेंड कर रहा है, तो हम इसको क्या मान लिया कि भाई ये आपका क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। डी मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अब वहीं पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, आपके डी फ्रक्टोज का एग्जाम्पल देखें, तो ये -92 डिग्री क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। दैट मींस इट इज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, रोटेटरी, और ये आपका क्या है, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। समझ रहे हो बात को भाई? अब जबकि ये तो डी फ्रक्टोज है, इसको तो +92 करना चाहिए था, पर +92 नहीं, ये -92 कर रहा है। ये आपका क्या कर रहा है, टुवर्ड द लेफ्ट, ये क्या कर रहा है, आपका रोटेशन कर रहा है। ऑप्टिकल रोटेशन जो है लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। क्लियर? अब देखो, इनैंशियोमर्स हैव द सेम आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। जो इनैंशियोमर हैं, इन सब की प्रॉपर्टी जो रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये सेम रहने वाली, एक्सेप्ट द डायरेक्शन इन विच दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या करेंगे, सिर्फ इनमें क्या, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम रहने वाली, क्योंकि सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल में थोड़ा सा एक आपका क्या है, डिफरेंस दिख रहा है, उसकी वजह से क्या है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, बट जो ऑप्टिकल रोटेशन रहेगा वो थोड़ा यहां पर वेरी मिलने वाला है। जैसे अगर हम डी फ्रक्टोज की बात करें, और वहीं पर मैं बात करूं किसकी, एल फ्रक्टोज की, अगर हम डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज में देखें तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम, बट यहां पर जो ऑप्टिकल रोटेशन रहेगा वो ऑप्टिकल रोटेशन वेरी हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो बात को भाई? ऐसे हम डी ग्लूकोज की बात करें, अगर मैं एल ग्लूकोज की बात करूं, एल ग्लूकोज की मैं बात करूं, एल ग्लूकोज करने क्या वाला है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, बस क्या वेरी रहेगा यहां पर जो वेरिएशन रहने वाला है, ये -52 डिग्री में क्या करेगा, ये रोटेशन शो करेगा। बात समझ रहे हो कि सब कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो आपका क्या कर जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, उसी में आपको वेरिएशन मिलने वाला है। अदरवाइज सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां पर सेम रहेंगी। क्लियर भाई? चलो अब बात करते हैं डायस्टीरियो आइसोमर की। अब डायस्टीरियो आइसोमर की देखिए, डायस्टीरियो आइसोमर्स क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैव अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट वन और मोर, बट नॉट ऑल। अगर देखो सारी वेरिएशन हो रही है, वो तो मिरर इमेज होंगी, सुपर इंपोजिबल नहीं होंगी, लेकिन वो मिरर इमेज होंगी तो सारे इनैंशियोमर हो जाएंगे। बट आप देख रहे हो कि भाई किसी कायरल कार्बन में आपको वेरिएशन दिख रहा है, बाकी सेम है, उनको हम कह रहे हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स। समझ रहे हो बात को भाई? इनैंशियोमर्स में सब में मॉडिफिकेशन आएगा, सब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी, यहां पर बाकी तो सेम है, बस कुछ में मॉडिफिकेशन है, उसको हमने इनैंशियोमर बोला। अब ये मिरर इमेज भी नहीं रहेंगी, ये सुपर इंपोजिबल है, उसको हमने डायस्टीरियो आइसोमर कहा ऑफ द इक्विवेलेंट रिलेटेड टू स्टीरियो सेंटर। जैसे हम यहां पर एग्जांपल देखें, आप डी मैनोज की बात करें और डी गैलेक्टोज की देखें, हम डी मैनोज और डी गैलेक्टोज की अगर हम बात करें यहां पर, तो आपको क्या मिल रहा है,
डी मैनोज और डी गैलेक्टोज में क्या मिलेगा? देखो पहला जो कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन है, ये आपका थर्ड कार्बन है, ये आपका फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ कार्बन है ना? और जो ये रेड में डिनोट किए हुए हैं, दे ऑल आर कायरल कार्बन, कायरल कार्बन है ये। अब देखो, अब यहां पर देखोगे आप कि जो आपका सेकंड कार्बन है, यहां पर आपको वेरिएशन दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। ऐसे आप क्या देखेंगे, जो थर्ड कार्बन है वहां पर आपको सेम है, फोर्थ कार्बन में फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। कहने का क्या मतलब है, इनएंशियोमर में तो सारे आपको क्या मिलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में मिलने वाले हैं, पर डायस्टीरियो आइसोमर में क्या होगा? कुछ आपको अपोजिट में मिलेंगे, कुछ आपको सेम मिल रहे हैं। तो ये मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए हम इनको इनएंशियोमर नहीं कह रहे हैं, ये डायस्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? अब यहां पर भी अगर हम बात करें कि भाई इसको मैं डी क्यों कह रहा हूं, इसको डी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है आपका, जो लास्ट कायरल कार्बन है, उसमें क्या है? सबके उसमें राइट में ये प्रेजेंट है, राइट में प्रेजेंट है, तो हमने डी कह दिया इसको। और इनको आपस में अगर हम बात करें, डी मैनोज और डी गैलेक्टोज की बात करें, तो दे आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। ये आपका क्या है? डायस्टीरियो आइसोमर्स है। क्लियर हुई बात? आपस में क्या है ये? डायस्टीरियो आइसोमर। क्लियर है ये पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ा जाए फिर। अब देखते हैं हम, अब देखो एपीमर की बात करें, एपीमर और इनएंशियोमर की जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले देखते हैं। एपीमर आर अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट डिफर्स इन द कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन chiral asymmetric carbon atoms. They have same molecular formula, same structural formula, different arrangement of groups around one specific carbon atom. अब देखा हम लोगों ने भाई, हमने क्या देख लिया? हमने एपीमर्स देख लिए, हमने आपने क्या देख लिया? हमने इनएंशियोमर्स, सबसे पहले हमने इनएंशियोमर देख लिए, हमने डायस्टीरियो आइसोमर्स देख लिए। अब हम एपीमर की बात करें। एपीमर में क्या हो रहा है कि जो आपका क्या है, यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, एक किसी कार्बन में वेरिएशन होगा, बाकी सब सेम है। आप समझ रहे हो बात को भाई? इनएंशियोमर्स में मिरर इमेज है, सारे जो कार्बन है सब में आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखने वाला है। डायस्टीरियो आइसोमर्स की बात करें, डायस्टीरियो आइसोमर्स में जब हमने बोला, तो वो क्या है? डायस्टीरियो आइसोमर जितने भी, किसी भी अगर मॉलिक्यूल में, किसी भी कार्बन आइटम में कायरल कार्बन अगर अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हमने डायस्टीरियो आइसोमर्स का। अब डायस्टीरियो आइसोमर्स में भी हमने दो पॉइंट देखे थे, एक था आपका एपीमर, दूसरा था आपका एनोमर। एपीमर जो लीनियर में है। अब यहां पर क्या कहानी बन रही है? जो कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कायरल सेंटर, एक कायरल कार्बन में आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखने वाला है, बाकी सब आपको सिमिलर रहने वाले। जैसे इसके एग्जांपल से समझते हैं तब आपको ज्यादा बेटर में। जैसे हम डी ग्लूकोज की बात करें, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, डी क्यों कह रहे हैं? हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट में, तो डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज और डी मैनोज के बीच में अगर हम बात करें, इनके बीच में अगर हम कंपैरिजन देखें, किसके बीच में? डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और डी मैनोज में अगर हम कंपैरिजन देखें, तो हमको क्या मिलेगा? डी ग्लूकोज और डी मैनोज में अगर हम कंपैरिजन देखेंगे, तो यहां पर क्या मिलने वाला है? डी ग्लूकोज और डी मैनोज के केस में जब हम बात कर रहे होंगे, तो उस केस में हमको सिर्फ एक कार्बन के केस में, एक कार्बन एटम में हमको वेरिएशन दिखने वाला है। देखो जैसे हम देखें यहां पर, अगर मैं डी ग्लूकोज की बात देखूं और डी मैनोज की बात देखें, तो यहां पर जो फर्स्ट कार्बन है, सॉरी सेकंड जो कार्बन है, ये जो आपका सेकंड कार्बन है, यहां पर आपको वेरिएशन दिख रहा है, बाकी सब आपको सिमिलर है भाई। यहां पर हाइड्रोजन ग्रुप राइट में, यहां पर हाइड्रोजन राइट में, यहां पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट में, हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट में, यहां पर आपका क्या हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट में, यहां पर राइट में भाई, बाकी सब सिमिलर है। और सिर्फ यहां पर जैसे हम कहें ग्लूकोज और मैनोज की बात करें, अगर हम ग्लूकोज और एंड मैनोज, ग्लूकोज एंड मैनोज आर, हम कह सकते हैं इसको C2 एपीमर है, C2 एपीमर। समझ रहे हो बात को? कि हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है, अगर हम मैनोज नहीं भी जानते हैं, हम ग्लूकोज को कह सकते हैं, हम मैनोज को कह सकते हैं, जो आपका ये स्ट्रक्चर है, जो मैनोज है, ये आपका C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। गेटिंग माय पॉइंट भाई? समझ रहे हो अब बात मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं? कि अगर हम यहां पर देखें, जो मैनोज है आपका, ग्लूकोज है, अगर हमको मैनोज नहीं नाम पता होता, तो हम कह सकते हैं जो मैनोज है वो आपका C2 एपीमर है ग्लूकोज का। क्यों है C2 एपीमर है? क्योंकि जो कार्बन नंबर सेकंड है, वहां पर आपको क्या मिल रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में ही मिल रहा है। ऐसे दूसरा देखिए आप, अगर मैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करूं, तो आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो थर्ड है, इट इज द फोर्थ वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन
और 6 कार्बन। तो ये आपको देख रहे हैं फिफ्थ कार्बन जो है आपका, सॉरी फोर्थ जो कार्बन है, फोर्थ कार्बन में वेरिएशन मिल रहा है आपको। तो आप इसको कह सकते हो कि जो ग्लूकोज है आपका एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपिमर, C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। बात समझियो आप कि सिर्फ एक कार्बन में, एक कायरल सेंटर में, एक कायरल कार्बन में ही आपको क्या है, अल्टरनेट दिख रहा है। जैसे हम देख रहे हैं ग्लूकोज और मैनोज में देख रहे हैं तो कार्बन नंबर सेकंड है, वहां पर दोनों के बीच में क्या नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं है भाई। हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर हम देखें ग्लूकोज के केस में राइट साइड में है और मैनोज के केस में क्या है, लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट है। तो ये एपिमर हो गए भाई। पर क्या हम डी मैनोज और डी गैलेक्टोज को क्या एपिमर कह सकते हैं? हम इसको नहीं कह सकते। इसको हम क्या कहते हैं, डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, अब ये क्या है, ये एपिमर नहीं, सॉरी हाँ ये एपिमर नहीं है। क्यों एपिमर नहीं है? क्योंकि आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको वेरिएशन मिल गया, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको वेरिएशन मिल गया। तो यहां पर देखेंगे आपके दो अलग अलग पोजीशन में वेरिएशन मिल रहा है। तो हम इसको सिंपल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम इसको क्या बोलेंगे, डायस्टीरियो आइसोमर्स। हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम इसको, डाई स्टीरियो आइसोमर्स। ये आपका डायस्टीरियो आइसोमर्स तो हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि दो कार्बन में यहां पर आपको ना C2 और C4 में आपको क्या मिल रहा है, आपको वेरिएशन मिल रहा है। तो ये आपस में एपिमर तो नहीं, क्योंकि एपिमर का आपको पता ही है एक पोजीशन में आपको वेरिएशन मिलना चाहिए, बाकी आपका कॉमन होना चाहिए। क्लियर? ये एपिमर नहीं है। क्यों एपिमर नहीं है? क्योंकि दो अलग अलग पोजीशन में आपका देखेंगे, यहां पर C2 एंड C4 में आपको वेरिएशन मिल रहा है, इस वजह से आपस में क्या नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है। अगर सिर्फ सिंगल एपिमर क्या है कि सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन में, एक कायरल कार्बन में अगर आपका क्या मिल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन अल्टरनेट मिल रहा है, तो ये आपका क्या एपिमर है। अगर एक से ज्यादा मिल रहा है तो दे आर नॉट एपिमर, हम उसको डायस्टीरियो आइसोमर्स कह सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी, है ना? ये बहुत ही बेसिक सी कंसेप्ट है भाई, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को हमें दूर करना चाहिए। अगर ये कंफ्यूजन रहता है तो हम एग्जाम में हमें प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं दूसरा, अब हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करें। रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, पहले तो हम ये जानेंगे। जैसे हम बात करें किसकी, 5 मेंबर्ड रिंग की अगर हम बात करें तो 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है। ये फॉर्म्ड बाय पेंटोज एल्डिहाइड्स एंड हेक्सोज कीटोन, है ना। जब पेंटोज मींस 5 कार्बन का जो एल्डिहाइड होगा या 5 कार्बन की जो शुगर होगी, ये आपका क्या बना सकती है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकती है, फिरनोज रिंग का फॉर्मेशन कर सकती है। या आपका हेक्सोज जो कीटोन होगा, 6 कार्बन का जो कीटोन होगा, वो भी इसको फॉर्म कर सकता है। और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई क्या चीज, आपका रिंग इज नॉट प्लेनर, ये हाफ चेयर फॉर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। प्लेनर रिंग क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या चीज, आप देखते हैं कि 5 कार्बन का हम अगर एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। अब यहां पर एक कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 5 कार्बन ये हैं आपके। यहां पर एक तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और यहां पर आपका क्या है, CH2OH प्रेजेंट है। इस तरफ बात करें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर देखें तो हाइड्रोजन, यहां पर देखें तो हाइड्रोजन। ये क्या आपका एक पेंटोज शुगर है। अगर इसके नाम की बात करें तो ये आपका क्या है, राइबोज शुगर है ना। और इसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है, ये कायरल सेंटर है, लास्ट कायरल कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी राइबोज। डी राइबोज है। इस डी राइबोज की वजह से क्या हो चुका है भाई, अब हम अगर हम एक चीज देखें भाई, हमने स्ट्रक्चर तो बना दिया, अगर हम यहां पर देखें तो ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एक कार्बन दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों ने थोड़ा केमिस्ट्री में देखा होगा भाई, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कुछ sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होता है आपका, यहां पर तो आप देख रहे हो ना, स्टेट में रख रहे हो, दैट मींस 180 डिग्री है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वहां पर कैसा एंगल होता है, 109 डिग्री के एंगल के अराउंड बनता है। अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा होगा, आपका पहला कार्बन जो है आपका CHO, अगर हम बनाते C डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट कार्बन हो गया, दिस इज द सेकंड कार्बन, और सेकंड कार्बन, और अब जो थर्ड कार्बन होगा तो बॉन्ड एंगल कैसा होना चाहिए भाई, 109 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस नहीं, वो 109 डिग्री होना चाहिए, 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही जब आपका 1 2 3 थर्ड कार्बन होगा, उसमें भी आपको क्या चाहिए होगा भाई, 109 डिग्री, 109, है ना, सेम 109 होगा। ये कार्बन हो गया आपका, यहां पर आपका एक
OH ग्रुप ये है आपका, और यहां पर देखेंगे आप CH2OH, है ना। घूमते घूमते ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दे रहा है। अगर हम इसके बात करें तो यहां पर आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ गया, यहां पर बात करें हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ गया, यहां पर अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोक्साइल एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां पर प्रेजेंट। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो आप बात को भाई? तो ये जब हम बात करते हैं, हम स्ट्रक्चर तो बना देते हैं, स्ट्रक्चर स्टेट बना दे रहे हैं, लेकिन जब हम केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन देख रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में आपको पता है कि जो आपका सिंगल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपका जो बॉन्ड एंगल बनता है इट इज अराउंड 109 डिग्री। जब ये 109 डिग्री का एंगल बनता है तो आप देखो इसमें एक रोटेशन आ रहा है। अब जब रोटेशन हुआ, उस रोटेशन की वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, आपका ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप और ये आपका जो ऑक्सीजन है ये आपस में क्लोज में आ गए। अब जब ये क्लोज में आ जाते हैं तो आप यहां पर देखेंगे ये आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें या आप बात करें यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपके ऑक्सीजन की रहेगी, ये क्या करेगा, ये एक तरीके से क्या कर देगा, ये आपका कार्बन 1 जो है आपका इस हाइड्रोजन को चुरा लेगा। यहां पर OH ग्रुप हो गया, सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन का ये आपका फोर्थ कार्बन, ये आपका फिफ्थ कार्बन CH2OH। ये आपके इस तरीके से आपका ये क्या है, आपका कार्बन है भाई, ये ऑक्सीजन क्यों दिख रहा है, ये कार्बन बन गया है। तो यहां पर आपका OH ग्रुप हो गया है, यहां पर आपका OH ग्रुप हो गया है, यहां पर आपका H ग्रुप हो गया ना। अब ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसने ले लिया, अब हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसने ले लिया, तो ये आपका क्या बन गया, ये फ्यूरान रिंग का फॉर्मेशन है। दिस इज फ्यूरान रिंग, फ्यूरान रिंग। समझ रहे हो भाई बात? क्यों रिंग का फॉर्मेशन होता है, क्यों रिंग की फॉर्म में ये प्रेजेंट है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्लियर? तो ये फ्यूरॉन रिंग का फॉर्मेशन हो गया। अब फ्यूरॉन रिंग का जो फॉर्मेशन हुआ है ये स्टेबल फॉर्म है, रिंग फॉर्म इज अ स्टेबल फॉर्म है। अब स्टेबल फॉर्म में भी क्या इशू आ रहे हैं कि भाई आप देखोगे यहां पर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये है और ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इन दोनों की वजह से भी क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर जनरेट होगा। क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट होगा। तो आप देखेंगे यहां पर ये क्या करेगा, एक चेयर फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा। चेयर फॉर्म क्या हो गई, ये हाफ चेयर, ये फुल चेयर नहीं है भाई, ये हाफ चेयर है, मींस इसका पीछे का बैक होगा और फ्रंट होगा। ये इस तरीके से आपका कुछ स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब देखो कैसे ये बनता है कि अगर हम यहां पर देखें, यहां पर मैं स्ट्रक्चर बना देना, ये चीज विजिबल आई थिंक। तो ये कार्बन नंबर 1 कार्बन हो गया, दिस इज कार्बन नंबर 2, सेकंड कार्बन हो गया। जो थर्ड कार्बन है यहां पर ये कहीं ऊपर की तरफ चला गया। आपस में अगर दोनों आपस में थे, अगर ये दोनों हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपस में थे तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा था। ये कार्बन नंबर 3 हो गया भाई, कार्बन नंबर 3 हो गया। ये आपका कार्बन नंबर 4 हो गया, ये कार्बन नंबर 4, ये 1 है यहां पर से ये ऑक्सीजन है आपका और इसके बीच में ये। तो समझ रहे हो आप बात? ये क्या आपका C3, कौन सा है ये, एक मिनट, 1 2, दिस इज 3, ये थर्ड कार्बन है, दिस इज द फोर्थ कार्बन। क्लियर? और इस फोर्थ कार्बन से आपका अटैच होता है कितना, फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। गेटिंग माय पॉइंट भाई? इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं C3 एंडो हाफ चेयर, हाफ चेयर। क्लियर है कि आपस में भाई दोनों क्लोज थे। ये आपका कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2 हो गया, कार्बन नंबर 3 हो गया, कार्बन नंबर 4 हो गया, कार्बन नंबर 5 हो गया। तो जो कार्बन नंबर 2 और 3 थे इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो रहा था। तो भाई आपस में स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, उसने बोला भाई तुम रहो अपने यहां पर, मैं तो निकला, है ना, C3 निकल गया। और कई बार आप देखेंगे कि ये आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 के बाद क्या करा, 2 चला गया बाहर, ये आपका 3 हो गया, 3 के बाद ये आपका 4 हो गया, यहां पर आपका ऑक्सीजन और ये कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। इससे आपका फिफ्थ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। समझ रहे हो बात? कि या तो कार्बन नंबर 2 बाहर चला जाएगा, आप समझ रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, और ये C2 या C3 के बाहर जाने से ये कुछ हाफ चेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका C2 एंडो हाफ चेयर, है ना। इसी का कुछ आप देखोगे, जो सुगर पकरिंग का आप देखने वाले हो, वो आगे देखने वाले हैं हम लोग, उसके वहां पर भी आप सेम कंसेप्ट देखने वाले कि भाई जो आपके ये कार्बन है, जो आपके ये कार्बन है, इन कार्बन के वजह से क्या हो रहा था, इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो रहा था। सेकंड कार्बन और कौन सा कार्बन, सेकंड और थर्ड के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा था। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो रहा है, उसने बोला भैया तुम रहो अंदर ही, हम चले बाहर। या तो अगर 2 बाहर जा रहा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, C2 एंडो हाफ चेयर। अगर 3 बाहर जा रहा है तो हम उसे C3 एंडो हाफ शेयर कर रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट? इसको हम क्या है, ये फ्यूरन रिंग की, जब फ्यूरनोज रिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये फ्यूरनोज रिंग हो गई है ना। ऐसे आपके कुछ पायरेनोज की हम बात करें। अब पायरेनोज में क्या हो रहा है,
पाइरोनोज रिंग स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो यहां पर 6 मेंबर रिंग बनने वाली है, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। यहां पर क्या 5 कार्बन की रिंग बनेगी, फॉर्म्ड बाय हेक्सोज एल्डिहाइड्स एंड हेक्सोज कीटोन। आपके जो एल्डिहाइड हैं, कीटोन हैं, ये बनाते हैं। और यहां पर आपको चेयर फॉर्म मिलने वाली है कि मींस यहां पर तो क्या मिल रहा था आपको, हाफ शेयर मिल रहा था। हाफ शेयर मतलब कि भाई ये एक बैकग्राउंड मिल गया था, एक फ्रंट मिल रहा था, है ना। और यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर जो केस, इस केस में आपको क्या मिलने वाली कि फुल चेयर, ये इसका पीछे का हिस्सा होगा, ये फ्रंट हो गया, ये इसके लेग्स हो गए। यहां पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेगा। चलिए देखते हैं ये कैसे बन रहा है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हम किसकी बात करें, ग्लूकोज की हम बात करते हैं। ग्लूकोज के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कार्बन नहीं सॉरी ऑक्सीजन, यहां पर हो जाएगा, यहां पर एक कार्बन, या इसको हम कार्बन लिखते, चल लिखते नहीं बना देते ऐसे, है ना। दिस इज सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन के बाद ये आपका यहां पर थर्ड कार्बन है। थर्ड कार्बन के बाद यहां पर आपका फोर्थ कार्बन है। फोर्थ कार्बन के बाद यहां पर आपका ये फिफ्थ कार्बन है, और ये आपस में जुड़ा हुआ है इस तरीके। अगर हम यहां पर देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको क्या बना रहा हूं, डी फॉर्म बना रहा हूं, तो ये आपका H, यहां पर आपका OH। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आपका H, यहां पर आपका OH। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आपका OH, यहां पर आपका H। और यहां पर अगर हम बात करें तो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज OH। यहां पर अगर हम देखें तो अंदर एक हाइड्रोजन है, बाहर आपका CH2OH। तो ये क्या आपका, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर ये कौन सा स्ट्रक्चर, ये डी ग्लूकोज है। ये क्या आपका, ये डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज क्यों होगा, जो इसका लास्ट कायरल कार्बन होगा वो उसका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो कहीं राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए हमने डी ग्लूकोज का। क्लियर है पॉइंट। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक पॉइंट आता है कि जहां जो आपका फर्स्ट कार्बन है ना, इस फर्स्ट कार्बन में क्या जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो प्रेजेंट है, क्या वो अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है। समझ रहे हो बात को। अब सिंपल सा हमने देखिए कि जो आपका लास्ट क्या है, कायरल कार्बन है, उसमें अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज इन राइट साइड वी आर कॉलिंग इट डी फॉर्म, इफ इट इज इन लेफ्ट साइड वी आर कॉलिंग इट एल फॉर्म, है ना। डी और एल फॉर्म इसको बेसिस पे कह रहे हैं। लेकिन जब हम इसके स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं, तो रिंग स्ट्रक्चर में जो पहला कार्बन है आपका, ये पहला कार्बन आपका क्या, इसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, उसके बेसिस में भी यहां पर हम क्या कहते हैं, इसकी अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म कह रहे हैं। अब देखिए जब भी ये क्या होगा, ये बिलो द प्लेन होगा। अगर जब ये क्या होगा आपका बिलो द प्लेन होगा, समझ रहे हो बात को, ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये बिलो द प्लेन होगा, तो इसको हम कहेंगे अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज। गेटिंग माय पॉइंट। अब बच्चे ये रिंग स्ट्रक्चर क्यों बना है, उसको हमने जैसे आपका ये पिछला हमने यहां पर बात करी है कि भाई क्या होता है, 109 डिग्री का एंगल होता है, उसकी वजह से ये रोटेशन में आया। रोटेशन में आने की वजह से जो आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप था और यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो था, इनके बीच में आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, और ये इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देना। उस डिटेल में नहीं जाएंगे, आप उसको पीछे देख लीजिए। सेम चीज यहां पर हुई, बट हम यहां पर कह रहे हैं कि जो आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इफ इट इज इन बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन है तो अल्फा डी ग्लूकोज हम कह रहे हैं। अगर यहीं पर अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर ये स्ट्रक्चर कैसा होता आपका, सेम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं, यहां पर आपका एक कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। अगर यहां पर ये OH ऊपर होगा और H नीचे होगा, यहां पर आप देखेंगे H OH, यहां पर आपका क्या होगा, OH H, यहां पर आपका H OH। अगर ये इस तरीके से आपका प्रेजेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, है ना। कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर कहां प्रेजेंट है, ये अप साइड प्रेजेंट है, डाउन साइड प्रेजेंट है, उसके बेसिस में हम इसको क्या करें, बीटा डी गैलेक्टोज, है ना। ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है भाई। क्लियर है पॉइंट। आप इसको देख लीजिएगा एक बार। इसके बेसिस पे क्या बना है आपका, ये आपके बीटा डी, ये आपका क्या है, पायरोनोज रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। पायरोनोज रिंग में क्या है, 5 कार्बन होंगे एंड 1 ऑक्सीजन होगा। जबकि आप फ्यूरेनोज के केस में क्या होगा, आपके 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट होगा। एक बार इसको जरूर देखिएगा, कंफ्यूज मत होना भाई। क्लियर। हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर अबव द प्लेन है तो वी आर कॉलिंग इट बीटा डी, बीटा फॉर्म कह रहे हैं। अगर ये बिलो द प्लेन है, इफ इट इज अबव द प्लेन, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, बीटा कह रहे हैं। अगर ये बिलो द प्लेन है तो हम इसको अल्फा कह रहे हैं। इतना ही ये बेसिक सा फंडा है भाई। क्लियर है पॉइंट। क्लियर। इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब
हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज के केस में भी सेम है भाई, यहां पर ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप था, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, इसने इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। अब ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपका क्या है, बिलो द प्लेन है, तो अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज हमने कह दिया। क्लियर? तो ऐसे ही आपका क्या होता है, ये फ्रक्टोज जो है आपका, ये फ्रक्टोपाइरेनोज और फिरनोज में आपका क्या करता है, आपका वेरी करता रहता है। क्लियर? जो फ्रक्टोज है ये आपका क्या करेगा, आपका ये वेरी करेगा किस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, कि ये आपका फ्रक्टोपाइरेनोज भी रह सकता है और फिरनोज भी रह सकता है। क्लियर ये पॉइंट? अब देखिए यहां पर क्या होता है, जो चेन फॉर्म से जब ये रिंग फॉर्म बना, किसकी बात कर रहे हैं हम, जब फ्रक्टोज की बात करें, जब ये चेन फॉर्म से ये क्या बन रहा है, जब रिंग फॉर्म ये फॉर्म कर रहा है, रिंग फॉर्म, तो यहां पर क्या बात है, ये दोनों तरीके की रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, ये आपका पाइरेनोज रिंग का भी और फिरनोज रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। अब देखते हैं यहां पर ये क्या कर जाएगा, आपका फ्रक्टोपाइरेनोज और दूसरा क्या कर सकता है ये आपका, हम बात करें फ्रक्टोफ्यूरिनोज, समझ रहे हो बात? जो आपका फ्रक्टोज है जब ये रिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है तो ये आपका फ्यूरिनोज भी फॉर्म कर सकता है और पाइरेनोज भी फॉर्म कर सकता है। तो अब ये फ्यूरिनोज एंड पाइरेनोज जो फॉर्म कर रहा है कि भाई इसमें अब क्या फंडा है, क्यों ये आपका पाइरेनोज फॉर्म कर रहा है, फिर फ्यूरिनोज फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम यहां पर देखें तो जो इसकी फ्रक्टोफ्यूरिनोज फॉर्म है, जो फ्यूरिनोज फॉर्म है, ये आपका कैसे अनस्टेबल है, अनस्टेबल, और ये आपके कहें तो ये स्वीटेस्ट फॉर्म है, स्वीटेस्ट ये फॉर्म है कि जब आपका फ्रक्टोज आपका पाइरेनोज फॉर्म में है तो इट इज द स्वीटेस्ट फॉर्म, ये सबसे ज्यादा मतलब मीठा है, ये बहुत मीठा है, कि आप हनी में देखेंगे, शहद में सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज वहां पर प्रेजेंट होता है। बट आप देखेंगे कि भाई जो आपका फ्यूरिनोज है, फ्यूरिनोज क्या है आपका, एक तो स्टेबल है और नॉट स्टेबल लिख देते हैं, नॉट मच नहीं, और इसके क्या है, इसके कंपैरिजन में ये कम कम मीठा भी है भाई, कम स्वीट है, कौन, आपका फ्यूरिनोज। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो क्या होता है कि जो आपका फ्रक्टोपाइरेनोज है, फ्रक्टोपाइरेनोज फर्दर आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्यूरिनोज में, स्टेबल, हर किसी को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल कौन सी फॉर्म है, आपका फ्यूरिनोज फॉर्म है। गेटिंग माय पॉइंट भाई? कहने का मतलब ये कि जो फ्रक्टोज है लीनियर से जब ये आपका क्या सर्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये पाइरेनोज रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। पाइरेनोज मतलब क्या हो गया कि पांच कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या बन गया आपका फ्रक्टो पाइरोज रिंग बन गया है, ये आपका स्वीटेस्ट फॉर्म है भाई, बट ये अनस्टेबल है, ये फर्दर आपका फॉर्म कर देगा किसके, आपका फ्यूरिनोज का फॉर्मेशन कर देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बीच में भी क्या स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या कर रहा है, ये आपका CH2OH देख रहे हैं आप, ये भी बाहर चला गया, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा ये इससे खींचने की कोशिश करेगा, इस वजह से आप देखेंगे कि ये आपका क्या है कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म में भी है। और ये भी यहां पर भी आप देखेंगे ये आपका क्या करने वाला है, ये आपका रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, सॉरी रिंग नहीं, चेन स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करने वाले। चेन स्ट्रक्चर की बात करें, चेन स्ट्रक्चर में चेयर फॉर्म की बात कर रहा हूं, चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अ बोट फॉर्म। ये भी आपका क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इनके बीच में भी, जो आप हाइड्रोक्साइल ग्रुप देखेंगे इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो तो ये आपका फर्दर क्या करेगा, आपका चेयर फॉर्म का या बोट फॉर्म का। चेयर फॉर्म देख रहे हो अब क्या हो रहा है यहां पर कि आपका फर्स्ट कार्बन जो है आपका ये नीचे शिफ्ट हो गया, सेकंड कार्बन ये है आपका, थर्ड कार्बन ये और फोर्थ कार्बन ये। अगर फर्स्ट और फोर्थ कार्बन की बात करें, जब ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में खींचे गए हैं तो ये चेयर फॉर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, चेयर फॉर्म क्यों कह रहे हैं हम इसको, आपको इस तरीके से यहां पर चेयर दिख रही है ये, कि भाई ये इसका बैक है, ये इसका जहां सिट करेंगे जहां बैठेंगे, और ये जहां पर क्या है आपका जो पैर वाला स्ट्रक्चर होता है, ये चेयर फॉर्म है। ये आपका क्या हो रहा है, चेयर फॉर्म आपकी मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू किसके, आपके बोट फॉर्म के, कि भाई आपके फर्स्ट एंड फोर्थ है वो दोनों ही आउट ऑफ द प्लेन चले गए, ये बाहर की तरफ खिंच गए, तो आपका क्या है बोट फॉर्म, ये बोट जैसा स्ट्रक्चर बना तो उसको हमने बोट फॉर्म का, बट ये अनस्टेबल है। स्टेबल कौन है, दिस इज द स्टेबल फॉर्म, स्टेबल फॉर्म है। समझ रहे हो बात को, क्लियर है पॉइंट, समझ रहे हो ना कि इसने क्या हाफ चेयर नहीं, यहां पर फुल चेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। फुल चेयर का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो जो चेयर फॉर्म है वो आपका स्टेबल फॉर्म है एज कंपेयर टू द बोट फॉर्म। एक बार आप इसको जरूर देखिए, कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। अब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे भाई, कि जो आपका डी एंड एल फॉर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है,
अब हम उसकी बात करने वाले भाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी की हम यहां पर बात करें। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये आपका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है कि भाई आपने लाइट डाली, आपने बीच में कुछ क्या बना दिया, आपने फिल्टर्स लगाए, अब एक सिंगल आपका प्लेन फॉर्म में प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपकी क्या करी, एंटर करी, और यहां पर क्या है, कुछ शुगर सॉल्यूशन इसमें रखा हुआ है, कोई टेस्ट ट्यूब है उसमें शुगर सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब शुगर सॉल्यूशन के बाद द प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैज बीन रोटेट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट कर रहे हैं भाई, छेड़खानी कर रहे हैं ये कि भाई सीधी सीधी एक लाइट आ रही थी, उस लाइट को उसने रोटेट कर दिया। इसने लेफ्ट की तरफ रोटेट किया, राइट की तरफ रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, उसकी यहां पर बात होने वाली है। जो एंगल ऑफ रोटेशन है, अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो रोटेट्स द लाइट्स टू द राइट। ये राइट की तरफ लाइट को रोटेट कर देगा, क्लॉकवाइज रोटेशन कर देगा। इसको हम कह रहे हैं डी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, यह हम इसको माइनस डी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं भाई। लीवो रोटेटरी की बात करें तो रोटेट करता है लेफ्ट की तरफ और काउंटर क्लॉकवाइज। ये काउंटर क्लॉकवाइज इसको रोटेशन कर रहा है, इसको हम क्या करते हैं, माइनस से डिनोट करेंगे, या हम इसको स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट भाई, समझ रहे हो आप बात को? कहने का क्या मतलब हो रहा है, जब हम बात करें ऑप्टिकल एक्टिविटी की, जब हम बात कर रहे हैं तो जो कायरल कार्बन है, मींस कोई भी शुगर है मान लीजिए, उस पर आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डाला, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या क्लॉकवाइज रोटेट हुई या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई, उसके बेसिस पे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी कह रहे हैं। क्लियर? अब ये लाइट अगर राइट की तरफ रोटेट हो रही है तो हम इसको कह रहे हैं डी फॉर्म, या हम इसे कह रहे हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये लेफ्ट की तरफ रोटेट हो रही है हम इसको एल फॉर्म कह रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर ये 50-50% में अगर आपका प्रेजेंट है, मिक्स डी एंड एल फॉर्म कैंसल्स आउट जीरो नेट रोटेशन। अब समझ लीजिए कि अगर हम देखें, एक मिनट रुकिए, अगर हम यहां पर देखें कि अगर हमने क्या बोला कि भाई अगर हम बात करें कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का अगर हम इक्वल इक्वल अमाउंट में डाल रहे हैं, कि अगर हमने बोला कि डी ग्लूकोज, एक मिनट यहां मेंशन है कि कहीं पे, एक मिनट दीजिएगा आप मेरे को, नो डी ग्लूकोज एंड नो 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 नो, हाँ यहां पर ये क्या कर रहा है कि अगर हम 50-50 परसेंट में प्रेजेंट है कि भाई 50 मॉलिक्यूल जो है आपके मॉलिक्यूल डी फॉर्म है और प्लस 50 मॉलिक्यूल जो है हमारे पास एल फॉर्म है। 50 मॉलिक्यूल यहां पर हमारे पास क्या है, एल फॉर्म अगर हमारे पास है तो ये क्या कर देंगे, जीरो नेट रोटेशन, जीरो नेट रोटेशन आपको दिखेगा। समझ रहे हो बात? कि अगर मैं 50 मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज को डाल दूं, मींस मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब है मान लीजिए, ये कोई टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, हमने इसमें ले लिया 50 मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज ले लिया, और 50 मॉलिक्यूल ही हमने क्या ले लिए, आपके एल ग्लूकोज अगर हमने ले लिए, तो ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा, यहां से आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई, नो ऑप्टिकल रोटेशन, कोई आपको क्या नहीं मिलेगा, रोटेशन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात को? कि भाई इसमें हमने डी एंड एल ग्लूकोज अगर हमने 50-50% में ले लिया कि 50 मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज के ले लो, 50 मॉलिक्यूल एल ग्लूकोज के ले लो, तो आपको कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं मिलने वाला है, जीरो नेट रोटेशन आपको मिलेगा। ये यहां पर इसकी बात हो रही है। क्लियर? क्लियर है पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एनोमर क्या होते हैं भाई। अब हम बात करने वाले एनोमर्स की। एनोमर्स की क्या है, अब जो एनोमर्स क्या थे आपके, डायस्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक फॉर्म है ना, अभी जो हम पढ़ रहे थे पीछे, उसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग, एनोमर्स की तो बात कर रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, इनएंशियोमर्स में तो आपका लीनियर फॉर्म में, और एनोमर्स में आपको क्या मिलने वाला है, आपको साइक्लिक फॉर्म में मिलने वाला है, रिंग फॉर्म यहां पर मिलने वाली है। डायस्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अ साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ सुगर डिफरिंग इन द कॉन्फ़िगरेशन एट द एनोमरिक कार्बन। यहां पर अगर एनोमरिक कार्बन में आपको डिफरेंस मिलेगा, उसके बेसिस पे हम बात करें। अब क्या होता है एनोमरिक कार्बन, उसको हम समझते हैं। अब देखो, जो यहां पर C1 एटम्स ऑफ एन एल्डोजेस और C2 एटम ऑफ कीटोजेस। अब यहां पर एनोमरिक कार्बन कौन सा होगा, जैसे हम एल्डोजेस की बात करते हैं, ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, एल्डोज है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो दिस इज ग्लूकोज है भाई, ऑक्सीजन, यहां पर आपका सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन सॉरी, ये H हो गया, यहां पर आपका OH हो गया, ये आपका थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन है, यहां पर आपका थर्ड कार्बन है, दिस इज फोर्थ कार्बन, और यहां पर आपका फिफ्थ कार्बन है।
तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप बाहर की तरफ होता है, यहां पर अंदर की तरफ होगा, यहां पर आपका नीचे की तरफ होगा, और यहां पर आपका CH2OH। ये कुछ गड़बड़ बना दिया क्या मैंने? 1 2 3 4 5 6, हाँ, यहां पर आपका क्या होगा? CH2OH। ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। ये कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा। क्यों अल्फा है? क्योंकि यहां पर जो एनोमरिक कार्बन है, इसमें ये कहां, कौन सी फॉर्म साइड में प्रेजेंट है? ये लोअर द प्लेन प्रेजेंट, अल्फा। और डी ग्लूकोज, है ना? इसी के हम एनोमर की बात करें तो इसका एनोमर क्या होगा? ये कार्बन है आपका, दिस इज ऑक्सीजन, इसको हम ऐसे बना लेते हैं ना, ये दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, ये आपका फिफ्थ कार्बन है, ये आपका सिक्स कार्बन है। अब यहां पर जो देखेंगे आप, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ गया ऊपर, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ गया नीचे। यहां पर आपका OH है, यहां पर आपका OH है, यहां पर आपका OH है। ये आपका इस तरीके से अगर हम बात करें, ये क्या है आपका? ये आपका बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या है आपके? ये एनोमर्स हो गए, अल्फा और बीटा फॉर्म, क्या दीज आर द एनोमरिक फॉर्म। और यहां पर कौन सा एनोमरिक क्या है? ये जो आपका कार्बन है यहां पर, फर्स्ट कार्बन, किसके केस में? एल्डिहाइड के केस में जो फर्स्ट कार्बन है आपका, यहां पर जो आपका ये फर्स्ट कार्बन है, ये है आपका, इसका कलर चेंज कर लेते हैं कुछ। ये जो आपका फर्स्ट कार्बन है यहां पर, ये कौन सा कार्बन हो गया? ये आपका एनोमरिक कार्बन हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एनोमरिक कार्बन। एनोमरिक कार्बन। जो एनोमरिक कार्बन यहां पर होगा, किसके केस में? एल्डिहाइड के केस में फर्स्ट कार्बन, और कीटोन के केस में आपका जो C2 होगा, वो आपका क्या? एनोमरिक कार्बन, कार्बन नंबर सेकंड कीटोन के केस में। एल्डिहाइड के केस में क्या है? ग्लूकोज के केस की बात करें तो एनोमरिक कार्बन फर्स्ट वन है, पहला। अगर वो बिलो द प्लेन अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, उसको हम अल्फा कह रहे हैं, अबव द प्लेन है, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम बीटा कह रहे हैं। क्लियर? अगर हम किसकी बात करें? फ्रक्टोज की बात करें, एक मिनट जी, अगर हम फ्रक्टोज की बात करें, मीन अगर हम कीटोज की बात करें, कीटोन की अगर हम बात करें, तो हम इसका फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई, स्टेबल फॉर्म है उसकी। फर्स्ट कार्बन, ऐसे कार्बन को तो ऐसे बना, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये ऐसे। यहां पर भी आपका CH2OH होगा, यहां पर भी आपका क्या है? CH2OH, है ना? यहां पर हम देखें तो OH ग्रुप, यहां पर हम देखें तो OH ग्रुप। तो ये आपका क्या है? ये आपका अल्फा डी फ्रक्टोज। या इस केस में आप देखेंगे, जो आपका एनोमरिक कार्बन है, एनोमरिक कार्बन जो है यहां पर, वो आपका क्या है? दिस इज द एनोमरिक कार्बन। एनोमरिक कार्बन क्या है? C2, यहां पर एनोमरिक कार्बन है। अब इस C2 में क्या है? आपका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये अबव द प्लेन है। जैसे अगर हमने अल्फा बताया है, तो यहां पर कहां होना चाहिए? OH ग्रुप नीचे वाली साइड होना चाहिए। अगर हम इसी का एनोमर बनाएं, तो एनोमर में ये ऑक्सीजन हो गया आपका, सेकंड कार्बन हो गया, ये आपका थर्ड कार्बन हो गया, ये दिस इज फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, और ये ऐसे CH2OH। CH2OH ऊपर नहीं आएगा, यहां पर आपका आएगा OH ऊपर वाली साइड है, CH2OH है, यहां पर आपका क्या होगा? OH ग्रुप, यहां पर आपका OH ग्रुप, यहां पर आपका CH2OH। तो इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर बन रहा है, इसकी अगर हम देखें तो ये आपका क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर है भाई? यहां पर जो एनोमरिक कार्बन है, वो एनोमरिक कार्बन ये है आपका, दिस इज द एनोमरिक कार्बन। क्लियर? अगर हम यहां पर देखें तो ये दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया है, दिस इज सेकंड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है, सिक्स कार्बन है। सेम चीज यहां पर देखेंगे आप, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कार्बन। क्लियर? ये आपके क्या हो चुके हैं? ये आपका एनोमरिक कार्बन की हम बात, अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं। इफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द एनोमरिक कार्बन लोअर द प्लेन, बिलो द प्लेन अगर ये प्रेजेंट है, हम अल्फा कह रहे हैं। इफ इट इज अबव द प्लेन, हम इसको क्या कह रहे हैं भाई? बीटा, बीटा फ्रक्टोज कह रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? अब देखो एनोमरिक में क्या इशू आ रहा है ना? तो ये आपका क्या हो गया? एनोमरिक कार्बन है ना? ये आपकी किसकी बात करें? इन केस ऑफ कीटोन, इन, कहां गया ये? थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना। इन केस ऑफ, केस ऑफ कीटो,
ketose, in case of ketose, C2 is anomeric carbon. Anomeric carbon. जबकि हम एल्डिहाइड की बात करें, इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इन एल्डोजेस, इन केस ऑफ एल्डोजेस, एल्डोजेस C1 is anomeric carbon. Anomeric carbon. ये आपका क्या है भाई, ये आपके फंडे हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? तो ये हो गई आपकी यहां तक कहानी। थोड़ा और आगे देखें। अब देखो जो आपका क्या ग्लूकोज की अगर हम बात करें, सॉरी ग्लूकोपाइरेनोज की अगर हम बात करें, और जो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म है इसकी अगर हम देखें भाई, ग्लूकोज अगर जो आपका स्ट्रक्चर बना है, कौन सा स्ट्रक्चर, आपका रिंग स्ट्रक्चर बना है, इसकी हम यहां पर बात करने वाले। अब देखिए जो ये रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है यहां पर, अब यहां पर आपको क्या मिल रहे हैं, दोनों फॉर्म मिलने वाली है, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। जो पाइरेनोज रिंग यहां पर मिलेगी, यहां पर आपको दोनों मिलने वाली है। देखिए द बीटा डी ग्लूकोज predominates because the OH group of the anomeric carbon is the more stable equatorial position of the more stable chain structures. Alpha D glucose, the OH group on the anomeric carbon is axial. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो आपका ये बीटा फॉर्म है ये आपको प्रीडोमिनेटेड मिल रही है, ज्यादा मिल रही है आपको एज कंपेयर टू कौन सी, अल्फा फॉर्म के। क्यों मिल रहा है ऐसा, जब ये चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर बन रहा है, जो पाइरेनोज स्ट्रक्चर बना, इस पाइरेनोज स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे, जो अल्फा फॉर्म है, जो ये अल्फा फॉर्म है, यहां पर देख रहे हो आपका ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो गया आपका, दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये आपका स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रिएट करेंगे। इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या नहीं हो पा, ये स्टेबल नहीं है। अब ये स्टेबल नहीं है तो ये आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये आपका बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझना आप बात को, कि जो आपका पाइरेनोज है, ग्लूकोपाइरेनोज की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपका बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज और अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की बात करें, तो आपका जो बीटा फॉर्म है ये प्रीडोमिनेंट है, ये ज्यादा प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू किसके, आपके अल्फा फॉर्म के। क्यों है, क्योंकि आप देखोगे यहां पर जो आपका C1 और C2 का जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस, ये क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, और जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, ये अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल होगा तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा भाई कि हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है। अब स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा तो ये बीटा फॉर्म को क्या करेगा, एक्वायर करेगा, बीटा फॉर्म को एक्वायर करेगा। तो आप देखेंगे अगर किसी भी मिक्सचर में आप, जो आपका मिक्सचर होगा आपके पास, या रेसिमिक मिक्सचर की बात करें जिसके अंदर आपका बीटा एंड अल्फा फॉर्म होगी, आपका 63% में तो आपका बीटा फॉर्म रहने वाली है, और 36% क्या रहेगी, ये आपका अल्फा फॉर्म आपको मिलने वाली है। अब देखो क्या होगा, म्यूटर रोटेशन की हम बात करेंगे। अब देखो म्यूटर रोटेशन होता क्या है, कि जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, और जो आपका क्या है डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें, और यहां पर आपका क्या है बीटा डी ग्लूकोज है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या है, अभी चेन फॉर्म नहीं हुई है। अब जब चेन फॉर्म बने होगी तो आप देख रहे हो यहां पर आपका 63% आपका क्या होगा, 63% आपका ये फॉर्म है, और आपका 36% आपका क्या है, अल्फा फॉर्म है। क्लियर? आप म्यूटर रोटेशन की बात कर रहे हैं कि जो कंपाउंड है आपस में, ये आपस में म्यूटर रोटेशन करेंगे भाई, कोई अल्फा फॉर्म ले रहा है, कोई बीटा ले रहा है, ये आपस में ये चलता रहेगा। अब ये चलता रहेगा तो क्या होगा कि आप क्या देखोगे, अल्फा फॉर्म जो है आपका दैट इज 36%, और बीटा फॉर्म की बात करें तो 63% की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो अल्फा और बीटा फॉर्म जो है आपकी, इनका एक म्यूटर रोटेशन मींस ये रोटेशन जो कर रहे हैं आपके ऑप्टिक आइसोमेरिज, ऑप्टिक जो रोटेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखें जो 36 जो आपका अल्फा है, ये अल्फा रोटेट करता है आपका कितना, 112 डिग्री रोटेशन शो करता है, और जो आपका ये कौन सा, जो आपका बीटा फॉर्म है, ये आपका सिर्फ +18 डिग्री का रोटेशन करता है ना, +112। समझ रहे, दोनों आपके क्या है, डी फॉर्म है, तो डी फॉर्म आपने देखा है, प्लस फॉर्म, प्लस में ये क्या करते हैं, रोटेमीटर ऑप्टिकल रोटेशन शो करेंगी। तो जो आपका अल्फा फॉर्म है 118 डिग्री है ना, 118 ही है ना, 118 मैंने गलत लिख दिया क्या, ये क्या लिखा, अच्छा 18.7, ठीक है। आपका जो बीटा फॉर्म है वो 18.7 डिग्री का रोटेशन शो करेगा, जो अल्फा फॉर्म है वो 112 डिग्री सेल्सियस, डिग्री का क्या करेगा, सेल्सियस नहीं भाई, 112 डिग्री रोटेशन, सेल्सियस थोड़ी ना होगा यार, एक मिनट, ये 112 डिग्री का रोटेशन शो कर रहा है ना, अल्फा और बीटा इस तरीके से आपका रोटेशन शो करती है। अब देखेंगे आप, अगर आपने एक मिक्सचर जनरेट किया, उस मिक्सचर में आपको क्या मिलेगा,
अगर हम देखें तो अगर हम सपोज सिंपल सी बात करें कि मैं अगर एक टेस्ट ट्यूब लेता हूं, इस टेस्ट ट्यूब में मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला, अगर सपोज मैंने इसमें डाला है, आई एडेड क्या, आपका बीटा डी ग्लूकोज, अगर मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, समझ रहे हो बात को, कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल दिया है, बीटा डी ग्लूकोज डाला, तो जब मैं इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं इससे गुजारूंगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब मैं इससे गुजारूंगा एट जीरो टाइम की बात कर रहे हैं कि भाई हमने डाला और हमने इसको चेक किया, ये आपका क्या है, इसके अंदर आपका बीटा डी ग्लूकोज है, तो मुझे जो ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगा वो क्या रोटेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने बीटा फॉर्म डाला है भाई, तो मेरे को यहां पर 63 डिग्री मिल रहा है, 63 डिग्री का रोटेशन मिल रहा है। लेकिन आफ्टर, अगर हम देखें इसको टाइम ड्यूरेशन की बात करें, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद जो हमको रोटेशन यहां पर मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है भाई क्या, जो हमको रोटेशन मिला 1 घंटे के बाद मैंने लाइट डाली, और 1 घंटे के बाद लाइट के बाद मुझे क्या मिल रहा है यहां पर, इसमें 63%, क्यों लिखा मैंने 63% नहीं, सॉरी, ये यहां पर आएगा प्लस 18.7 डिग्री का रोटेशन हुआ। और जब मैं इसको क्या कर रहा हूं, 1 घंटे के बाद मैं इसको चेक कर रहा हूं, फिर से मैंने पोलराइज लाइट को डाला, तो मुझे यहां पर मिल रहा है कितना, 52.7 डिग्री का रोटेशन हमको मिला। गेटिंग माय पॉइंट? कहने का मतलब क्या है कि मैंने इसमें डाला क्या, मैंने इसमें 100% बीटा डी ग्लूकोज को मैंने ऐड किया, एक मिक्सचर बनाया मैंने, मिक्सचर भी क्या, एक सॉल्यूशन बनाया मैंने, उस सॉल्यूशन से मैंने जैसे सॉल्यूशन को बनाया, मैं लाइट का डाल रहा हूं, तो मुझे 18.7 डिग्री का रोटेशन मिल रहा है। और जब मैं इसको 1 घंटे के बाद या कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद देख रहा हूं, तो आपको दिख रहा है इसमें क्या, 52.7 डिग्री का हमको रोटेशन मिलता है। ऐसा क्यों मिलता है, क्योंकि यहां पर हमको क्या मिल रहा है, यहां पर हमको म्यूटर रोटेशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है हमको, यहां पर हमको देखने को मिल रहा है म्यूटर रोटेशन। अब म्यूटर रोटेशन है क्या, म्यूटर रोटेशन की अगर हम बात करें, तो ये म्यूटर रोटेशन आपका क्या कर रहा है, म्यूटर रोटेशन कर क्या रहा है, आपका ये इंटरचेंज कर रहा है, कि जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, अल्फा डी ग्लूकोज में। जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो आपका बीटा डी ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। और किस रेशियो में चेंज हो रहा है, ये 63% तो आपका क्या रहने वाला है, ये 63% की अगर हम बात करें, तो 63% आपका रहेगा ये आपका बीटा डी ग्लूकोज, और 36% रह रहा है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को जब हम, आपका एक मिक्सचर बनेगा 63% एंड 36% का, तो वो आपका म्यूटर रोटेशन के बाद वो जो आपका क्या ऑप्टिकल रोटेशन जो शो करेगा, वो आपका कितना शो करने वाला है, वो शो करने वाला है आपका इतना। क्लियर, समझ रहे हो भाई, इस वजह से हमको ये मिल रहा है, ये रिएक्शन मिल रहा है। सपोज अगर मैं इसमें अल्फा डी ग्लूकोज को ऐड कर दूं, अल्फा डी ग्लूकोज में 100% अल्फा डी ग्लूकोज को ऐड कर दूं, तो हमको क्या मिलेगा, 112 डिग्री का रोटेशन मिलेगा जीरो टाइम पे। और कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये 52.7 डिग्री का ही रोटेशन शो करने वाला है। क्यों शो करने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको म्यूटर रोटेशन का, आपको म्यूटर रोटेशन आपको यहां पर दिखता है कि हमेशा क्या होगा, आप कितना भी कंसंट्रेशन डाल दो, ये आपस में 63% और 63% और 36% का रेशियो को ये जनरेट कर देता है। क्लियर है भाई ये पॉइंट, है ना? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो भाई। क्लियर, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो भाई 2 से लेके, है ना, ओलिगोसैकेराइड में क्या है, 2 से लेके 20 शुगर रेजिड्यू जब प्रेजेंट है, लिंक टुगेदर है आपस में, इसको हम क्या कर रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। अब देखो होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल, है ना, ब्लॉक ए एल्डिहाइड की बात करें, ब्लॉक बी एल्डिहाइड की बात करें, है ना, 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, 2 शुगर मॉलिक्यूल हैं, उसमें क्या होगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा और यहां पर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जिसमें आपका एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो वहां पर क्या बन जाएगा, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट भाई, जब मॉलिक्यूलर वेट की बात नहीं। हाँ, अब बात करते हैं ये हो कैसे रहा है। अब देखो यहां पर अगर हम देखें, तो अब फिर सेम सी, अगर हम शुगर के स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं भाई, है ना। ये आपका एक, यहां पर बात करें, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन, और ये आपका ऑक्सीजन है। यहाँ इससे आपका अटैच है CH2OH, ये अटैच होगा। यहाँ पर आपका OH यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ H है, ये OH होगा,
स्टेबल फॉर्म बनानी है हमने, OH है भाई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो OH ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपका एक मॉलिक्यूल है। ये हम क्या प्रेजेंट है आपका, एल्डिहाइड की बात करें या हम सुगर 1, मोनोसेक्राइड 1, मोनोसेक्राइड है। ये आपका एक मोनोसेक्राइड हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, यहीं पर अगर हम बनाए दूसरा, ये आपका दूसरा कोई सुगर रेजिड्यू है। यहां पर आपका OH हो गया है, यहां पर आपका OH हो गया है, यहां पर आपका क्या प्रेजेंट है, यहां पर आपका OH प्रेजेंट है, यहां पर आपका क्या OH प्रेजेंट है। तो ये कुछ आपका एक स्ट्रक्चर होगा। यहां पर की अगर हम बात करें CH2OH, तो ये आपका क्या है, अल्फा और बीटा फॉर्म की बात करें। C1 की बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो आपका पता ही है अल्फा और बीटा किस फॉर्म में कह रहे हैं हम, कि जो एल्डिहाइड होगा तो कार्बन 1 जो एनोमेरिक कार्बन होगा उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। कीटोन की बात करें तो जो सेकंड कार्बन होगा वो अबव द प्लेन है, आपका बिलो द प्लेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। उसके बेसिस में हम अल्फा और बीटा की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? बैटरी सही चल रही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अब जो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, कौन सा वाला, इसकी अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर नंबरिंग की बात करें तो फर्स्ट कार्बन हो गया है ना, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सिक्स कार्बन है। ऐसे यहां पर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ये यहां पर कार्बन की लोकेशन है भाई, कार्बन की पोजीशनिंग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो यहां पर आपका क्या है, हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप ये है आपका, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या कर सकता है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ये आपका मान कहें तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसके साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर भी ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर जो हाइड्रोक्साइल यहां पर इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यहां पर ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अगर हम देखें तो भाई ये आपका इसके साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर हम देखें तो यहां पर क्या क्या हो सकता है, अल्फा आपका जो 1 है, अल्फा 1 और 2 के बीच में बॉन्ड हो सकता है ना। अल्फा 1 2 नहीं, शुरुआत से करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, इसको हम लेते हैं। अगर हम यहां पर बॉन्ड की बात करें, यहां पर अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो हमने अल्फा जो है, क्योंकि हम अल्फा कार्बन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइल ग्रुप डाउन द प्लेन है। अल्फा की हमने बात करी तो अल्फा 1 और 1 के बीच में बॉन्ड हो सकता है। अल्फा की बात करें 1 और 2 के बीच में, अल्फा 2 और 3 के बीच में, अल्फा हो यहां पे तो 1 ही रहेगा ना, 1 की बात हो रही है, 1 3 हो गया, 4 हो गया और अल्फा 6 के साथ में क्या हो सकता है आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर? क्लियर है भाई कि हर एक पोजीशन में क्या कर सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है तो भाई क्या हो जाएगा, यहां पर क्या कौन सा बॉन्ड होगा, ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक सी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर कि जो अल्फा अगर हम बात कर रहे हैं, ये हम मोनोसेक्राइड 1 की बात करी, ये आपका 2 है। इन दोनों के बीच में हम बात कर रहे हैं अल्फा 1 के बीच में, अल्फा 2 के बीच में, मींस अल्फा 1 1 के बीच में, अल्फा 1 2 के बीच में, अल्फा 1 अल्फा 3 के, अल्फा 1 अल्फा 1 3 के बीच में, अल्फा 1 4 के बीच में। ये अलग अलग बॉन्ड का ये फॉर्मेशन कर सकता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला है। अब देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अगर हम बात करें, ये बन कैसे रहा है, अगर हम सिंपल सी बात करें, ये आपका एक एक अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन हो गया आपका, फोर्थ कार्बन हो गया, फिफ्थ कार्बन हो गया ना, ये सारे कार्बन है आपके। यहाँ पर कुछ आपके बॉन्ड्स होंगे इनकी अगर हम बात करें। अगर हम सिंपल से देखें भाई, यहाँ पर आपका OH की बात हो रही है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम अपोजिट में बना दे रहे हैं, अल्फा 1 है ना, यहाँ पर आपका OH हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका OH प्रेजेंट है ना, इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पर ये अलग अलग आपके बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट होंगे ना, ये आपके सारे कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आपके प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हो रहा है आपका कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इसका ले लेगा, ये आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप ले इसका ले लिया। रुको इसको हम बैक करते हैं पहले तो यार, ये ना ये अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ से ये इसको ले लेगा और यहाँ से ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक H2O मॉलिक्यूल, H2O क्या हो गया, रिलीज हो रहा है। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हुआ क्या यहाँ पर, अब जो यहाँ पर ये होगा आपका ऑक्सीजन, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन आ गया, ये आपका ऐसा आ गया, यहां से ये
ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कैसा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ है ये, यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, कंडेंसेशन रिएक्शन में हाइड्रोज वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने की वजह से यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देख रहे हो। ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, जो आपके ओलिगोसैकेराइड्स मतलब 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल तक अटैच हो गए, उसको हमने क्या बोला, आपका ओलिगोसैकेराइड, और 20 से ऊपर है हम उसको पॉलीसैकेराइड कह दे रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है वो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? अब मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल है, अब ये समझ गए आप लोग भाई कि 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज है। कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाता है भाई कि आपका क्या मॉलिक्यूलर वेट निकालने को आ जाएगा। अब मान लीजिए सपोज आप मानेंगे कि 5, आप मान लीजिए 4 शुगर है, शुगर भी क्या करें, 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या कंडेंसेशन हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इन्होंने क्या कर लिंकेड, इनके बीच में क्या हुआ, या इनके बीच में लिंकिंग हुई, या इनके बीच में हम बात करें, इन्होंने ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन किया, ओलिगोसैकेराइड का सैकेराइड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फाइंड आउट द, क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट ओलिगोसैकेराइड। कई बार आ जाता है भाई, टेंथ में भी, 12th में आई थिंक, 12th में हमारे पास ये आते थे क्वेश्चन कि 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसने एक ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन किया, उस ओलिगोसैकेराइड का क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा, है ना। तो एक बेसिक सा दिया हुआ भी रहता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो आपका 180 डाल्टन, 180 डाल्टन आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब आप क्या कर देंगे, 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं, तो आप क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर ले, 18, या 4 की जगह 5 कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा भाई, है ना। 5 आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन किया। अगर ये, अब यहां पर 2 कंडीशन बनेगी कि आप मान लीजिए कि आपके 5 मॉलिक्यूल है, मान लो 1 मॉलिक्यूल ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 हो गया। अब ये आपस में जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब यहां पर कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए भाई। कैसे पता होगा कि 5, अगर ये इस तरीके से हैं तो हमको पता है 1 2 3 4, 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे इफ इट इज लीनियर, है ना। अगर ये आपका क्या हो जाए, सर्कुलर हो जाए, 1 2 3 4 5, है ना। अगर ये सर्कुलर है तो आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने हो जाएंगे, लीनियर केस में आपके 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, को 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने। अगर ये आपका क्या है, अगर रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग की बात करें तो यहां पर आपका 5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हो बात? अब 5, अगर सपोज मान लीजिए कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, अब यहां पर 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने तो 4 वाटर मॉलिक्यूल निकले होंगे, 4 H2O मॉलिक्यूल्स निकले हैं। अगर ये साइक्लिक है तो यहां पर मतलब 5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने तो 5 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, H2O मॉलिक्यूल्स बने होंगे, है ना। अब इससे आप सिंपली मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो भाई कि अगर हम 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं तो 5 18 5 19 900, अगर हम इसकी बात करें इफ इट इज अ लीनियर, अगर लीनियर होगा तो हम निकाल सकते हैं ना 180 5 इंटू 180, ये तो ये निकल गया ग्लूकोज, कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, प्लस आप निकाल लेंगे कितने, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। अगर ये लीनियर है तो 4 इंटू 18, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका टोटल क्या आ जाएगा, ये प्लस नहीं होगा, यहां पर ये माइनस होगा क्योंकि आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या एलिमिनेट हो रहा है, माइनस ये हो जाएगा, है ना। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई। अगर ये क्या है, आपका रिंग स्ट्रक्चर है तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 5 इंटू 180 माइनस आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 18,
18 क्या है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ये वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है, ये आपका क्या है, ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई, और आप बताइएगा कि कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है ना। ये सिंपल वे है मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए। अब हम बात करेंगे भाई रिड्यूसिंग शुगर की, हम बात करेंगे, समझ रहे हो, अब ओलिगोसैकेराइड बन गए, ओलिगोसैकेराइड से आपके पॉलीसैकेराइड बन जाएंगे, ये आगे की कहानी है। अब यहां पर बात आ रही कि भाई जो शुगर बनी है, जो आपका ये कंडेंसेशन के बाद जो शुगर बनी है, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है या आपका कैसी शुगर है, इसकी हम बात करें। अब इसके बेसिस पे, किसके बेसिस में, कि अगर इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और फ्री कीटल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फ्री कीटल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है ना। अगर प्रेजेंट है तो रिड्यूसिंग शुगर, नहीं है तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। इसको हम फाइंड आउट करने का क्या है, आपके अलग अलग मेथड, एक तो आपका बेंडिक रिएजेंट, आपके इसमें कॉपर होगा, आपका फेलिंग रिएजेंट की हम बात कर रहे हैं, या हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करते हैं। ये सारे मेथड यूज होते हैं भाई किस चीज के लिए, आपका क्या शुगर रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है ना। कॉपर इन एक्वस सोडियम सिट्रेट होगा, कॉपर इन एक्वस टार्ट्रेट में है। तो अब ये क्या होता है, जैसे आप इसमें शुगर में सॉल्यूशन आप ऐड करोगे, कौन सा, आप बेंडिक की बात करो, आप फेलिंग सॉल्यूशन की बात करो, आप इसे ऐड करेंगे, तो अगर आपका ब्लू कलर आया, इफ इट इज इन अ ब्लू कलर, तो नो रिड्यूसिंग शुगर, कोई रिड्यूसिंग शुगर वहां पर प्रेजेंट नहीं है। अगर ये ग्रीन कलर आता है, अगर ये ग्रीन कलर आता है, तो इसमें क्या है, 0.5 से लेकर 1 ग्राम आपका क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि ये विजिबिलिटी आपके लिए बढ़ जाए। समझ रहे हो बात को भाई, कि आपने बेंडिक सॉल्यूशन लिया, बेंडिक सॉल्यूशन में आपने अपना रखा भाई, सैंपल रखा, अब वो रिड्यूसिंग है नहीं नॉन रिड्यूसिंग है, उसके बेसिस में यहां पर पता चल रहा है भाई। अगर येलो कलर आता है, येलो कलर में आपका लो 1 टू आपका कितना 1.5 ग्राम आपका क्या है, रिड्यूसिंग शुगर यहां प्रेजेंट है। ऑरेंज अगर आता है, तो ये ऑरेंज में 1.5 से 2 ग्राम। अगर ये आपका क्या आएगा, ब्रिक रेड आया, तो आपका हाई, मतलब 2 ग्राम से ऊपर क्या है आपका यहां पर रिड्यूसिंग, यहां पर शुगर प्रेजेंट है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझे हो नहीं समझे हो भाई, है ना। बेंडिक सॉल्यूशन में आप रखोगे, अगर उसका कलर ब्लू है तो भाई कोई रिडक्शन नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ग्रीन है तो उसका जो रिड्यूसिंग शुगर कितनी परसेंट में प्रेजेंट है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे आपका फेलिंग सॉल्यूशन की बात हो रही है। एक दूसरा आपका टॉलेंस रिएजेंट की जब हम बात करते हैं, तो ये आपका क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट की हम बात करते हैं, कि भाई अगर रिड्यूसिंग है तो आप देखोगे उसमें कुछ सिल्वर, आप लोगों ने 12th में आपके पास ये एक्सपेरिमेंट भी रहा होगा, कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर अलोंग विद सम डाइसैकेराइड सच एज लैक्टोज हो गया, आपका माल्टोज हो गया, सेलोबायोज हो गया, ये आपके रिड्यूसिंग नहीं है। जितनी भी आपकी, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होगा प्रेजेंट, आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, वहां पर फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये सारा रिडक्शन का काम है और सारी रिड्यूसिंग शुगर होंगी। पर कुछ इसके डाइसैकेराइड्स ऐसे हैं, जैसे आपने लैक्टोज की बात करी, आपने किसकी बात करी, माल्टोज की बात करी, सेलुलोज की बात करी, दे ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो क्या क्या है, यहां पर माल्टोज हो गया, आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना है। इसमें क्या होता है, आपका क्या है, अल्फा 1,4 बॉन्डिंग यहां पर है। दूसरा यहां पर सेलोबायोस की बात करें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अल्फा सॉरी बीटा 1,4 यहां पर है। लैक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, आपका बीटा 1,4 बॉन्डिंग यहां पर है। कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की यहां पर। लैक्टोज की बात करें तो आपका गैलेक्टोज फ्रक्टोज ये बना रहा है। अब ये क्यों रिड्यूसिंग है, ये सारी कैसी है आपकी, ये दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर, जितनी भी हैं ये। आप जेनोबायोस की बात करें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, बीटा 1,6 इसमें लिंकेज हो रहा है, तो दे आर रिड्यूसिंग। क्यों रिड्यूसिंग है, क्योंकि इनके पास भाई फ्री आपका क्या है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, या इसके पास फ्री कीटोज ग्रुप प्रेजेंट है, जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना। बिकॉज दे हैव अ फ्री, आपका क्या है, एनोमरिक दैट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इनके पास क्या होगा, फ्री एनोमरिक, आपके पास क्या है, इनके पास कार्बन प्रेजेंट है, वो एनोमरिक कार्बन क्या कर देगा, आपका रिडक्शन में हेल्प कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा। क्लियर, क्लियर है भाई। एक बार आप देखिएगा, कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं भाई। अब दूसरा देखिए, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। हमने जैसे बात करी ना, किसकी हमने बात करी, यहां पर सेल कहां गई, हमने बात करी माल्टोज की बात करी, सेलोबायोस की बात करी है, ये आपके क्या है, रिड्यूसिंग फॉर्म, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि यहां पर जो एनोमरिक कार्बन जो होगा, वहां पर क्या है, आपका एल्डिहाइड हो गया। ये जो ग्रुप है ये आपके इंगेज हैं, ये ग्रुप इंगेज होंगे तो हम यहां पर रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, बोथ एनोमेरिक कार्बन्स आर लॉक्ड अप इन अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नो फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स, नो रिडक्शन। अब यहां पर देखिए आप, जैसे हम बात करें किसकी, अल्फा 1,2 की बात करें, जब हम किसके बाद सुक्रोज की बात कर रहे हैं, ये डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ने ये बनाया है, तो यहां पर जो एनोमेरिक कार्बन है, ये दोनों कार्बन आपके बिजी हो चुके हैं किस चीज में, आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये दोनों आपके क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में
बिजी हो गए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में दोनों बिजी हैं। कौन दोनों? एनोमेरिक कार्बन। अब एनोमेरिक कार्बन अगर बिजी हो जाएगा तो क्या ये भाई रिड्यूस कर पाएगा? रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ऐसे आप ट्री हेलोज की बात करें तो ग्लूकोज की बात, अल्फा 1 1, क्योंकि दोनों आपके 1 है, जो फ्रक्टोज के केस में आपका सेकंड है एनोमेरिक कार्बन, आपके ग्लूकोज के केस में फर्स्ट वन इज द एनोमेरिक कार्बन। अगर दोनों ही बिजी हैं तो कोई बनेगा नहीं भाई। ऐसे आप यहां पर देखोगे किसके? रेफिनोज की बात करें, जहां पर ये ट्राइसेक्राइड्स है आपका, गैलेक्टोज के बीच में 1 6 हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में 1 2 हो गया, तो यहां पर भी क्या हो रहा है? ये फुली आपके क्या है? इंगेज हो चुके हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। इफ दे आर बिजी, एनोमेरिक कार्बन इज बिजी इन विच इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दे कैन नॉट रिड्यूस। अब ये रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो देन दे आर नॉट रिड्यूसिंग। गेटिंग माय पॉइंट भाई? आपका किसकी? सुक्रोज की बात करें, ट्री हेलोज की बात करें, रेफिनोज की बात करें, देयर एनोमेरिक कार्बन इज बिजी in the formation of glycosidic bond. That's why they cannot reduce. If they cannot reduce, they are a non-reducing sugar. ये non-reducing sugar है ना, वही चीज यहां पर बताइए। एक बार आप रेफिनोज का स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि भाई जो आपका एनोमेरिक कार्बन था, दिस इज एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन है ना, ये एनोमेरिक कार्बन है। ये आपका क्या है? यहां पर एनोमेरिक कार्बन जो है आपके, ये सारे बिजी हो चुके हैं बॉन्ड बनाने में। अब ये बिजी हो चुके हैं, यहां पर भी ये दोनों आपके जो क्या है, ये आपके क्या है? ये दोनों भी आपके एनोमेरिक कार्बन है। ये सारे एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए। इफ दे आर बिजी इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दे कैन नॉट रिड्यूस। इफ दे कैन नॉट रिड्यूस, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? ये इस बात क्लियर है भाई आप लोगों को? अब बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो पॉलीसेकेराइड आपके दो तरीके होते हैं, होमोपॉलीमर होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब ये है कि भाई सेम टाइप, एक तरीके की शुगर है, इसकी लॉन्ग चेन बनी हुई है, कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल रिपीटिंग शुगर यूनिट। एक ही तरीके की शुगर प्रेजेंट है, इसको हम बोल रहे हैं सिंपल शुगर। इसको हम बोल रहे हैं आपके होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे आपका स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब ग्लूकोज का आपका क्या है? पॉलीसेकेराइड है, तो इसको हमने होमोपॉलीसेकेराइड कहा है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड की जहां पर हम बात करेंगे तो कंपोज्ड ऑफ अ मोर देन वन टाइप ऑफ रिपीटिंग शुगर, या आपका डर्मेटन हो गया, आपका कैरेटिन हो गया, आपका हाइलोरोनिक एसिड हो गया, ये सारे में आपका शुगर मॉइटीज तो प्रेजेंट है, बट दे आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर मॉइटीज। वहां पर अलग अलग तरीके की आपकी शुगर मॉइटीज प्रेजेंट है, इसी वजह से ये क्या है? आपके हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स है भाई। क्लियर? अब बात करते हैं जो ये आपके जो है आपके ये पॉलीसेकेराइड्स है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके एनर्जी स्टोरेज में ये हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, ये आपका स्ट्रक्चरल, एक तो एनर्जी स्टोरेज में और स्ट्रक्चरल रोल में आप इनको देखने वाले हो। जैसे आप किसकी बात करें? आप स्टार्च की बात करो प्लांट के केस में, आप ग्लाइकोजन की बात करो एनिमल के केस में, आप इन्युलिन की बात करो प्लांट के केस में, तो ये कुछ ना कुछ तौर पर क्या कर रहे हैं? आपके एनर्जी को रिलीज करने में, एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करने वाले हैं। जबकि अगर हम देखें तो ये बिल्ड्स द रिजिड सेल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन। अगर हम सेलुलोज की बात करें, काइटिन की बात करें फंगस के केस में, तो ये आपका स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। जो सेल है, सेल वॉल को बनाने में ये हेल्प करने वाले हैं। जबकि हम किसकी बात करें? हेमी सेलुलोज की बात करें, पैक्टिन की बात करें, इस केस में क्या हो रहा है? ये हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के केस में क्या हो रहा है आपका? ये आपका एक्सोस्केलेटन में आपका फॉर्मेशन में ये हेल्प करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं भाई। अब देखो जो स्टार्च है, प्लांट स्टार्च की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसा है? देखिए, ए होमोपॉलीपेप्टाइड्स डी ग्लूकोज स्टेबलाइजेस बाय इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन अ क्लोरोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। ये आपका जो स्टार्च का जो फॉर्मेशन हो रहा है, स्टोरेज जो हो रहा है, सॉरी, वो स्टोरेज कहां हो रहा है? आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एमाइलोप्लास्ट के अंदर। अब यहां पर देखिए, आप एमाइलोज की बात करें तो यहां पर अल्फा 1 4 आपकी लिंकिंग है, ये लीनियर अल्फा है, 1 4 बॉन्ड बनेगा, ये हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने वाला है। जबकि हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें, एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? आपका ब्रांच्ड है, यहां पर मेन चेन जो है आपका अल्फा 1 4 ही होगा, विद 1 6 ब्रांच अकरिंग 25 to 30 मोनोमर्स के बाद में। कहने का मतलब क्या है कि जो एमाइलोज है ये आपका लीनियर फॉर्म है, ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है। जबकि एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये भी आपका क्या है? आपका होमोपॉलीमर है, ग्लूकोज का ही ये पॉलीमर है, लेकिन यहां पर आपको क्या मिलेगा? आपको 1 6 बॉन्ड के साथ साथ आपको 1 आपका 4 सॉरी 1 4 के साथ साथ में आपको 1 6 ब्रांचड चेन भी मिलेगा, कि हर 25 से 30 अमाइनो 25 से 30 मोनोमर के बाद आपको क्या मिलेगा? एक आपको क्या मिलेगा? ब्रांचड 1 4 लिंकेज आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां पर मिलने वाला। क्लियर? अब देखो ग्लाइकोजन की बात करें, थोड़ा फास्ट इसको कर लेते हैं भाई, कितना होगा, समय बहुत हो चुका है। ग्लाइकोजन की बात करें तो एनिमल की में ये प्रेजेंट होता है, एनिमल में ये स्टोरेज फॉर्म के लिए हेल्प कर रहा है, आपका लीवर के अंदर और आपके किसके अंदर? मसल में ये क्या होता है? स्टोर होता है ना। साइटोसोल्स ऑफ लीवर एंड मसल्स इन एनिमल
और फंगस में भी ये स्टोर हो रहा है। मोनोमर की बात करें तो डी ग्लूकोज है, हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 1,4 लिंकेज आपको मिलेगा और साथ साथ में आपको 1,6 ब्रांचिंग यहां पर आपको मिलने वाली है। बट यहां पर जो ब्रांचिंग रहेगी आपको 6 से लेके 9 यहां पर मेंशन है, 9 to 12 रेजिड्यू के बाद में ब्रांचिंग मिल रही है। जबकि हम स्टार्च की एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो वहां पर आपको 25 to 30 मींस यहां पर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर ये होगा। सेलुलोज की बात करें या आपका एक्सोस्केलेटल लोकेशन की बात करें तो प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, मोनोमर डी ग्लूकोज रहेगा, अल्फा 1,4 लिंकेज है, फ्लैट रिजिड शीट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, मैसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, फॉर्म अ लीनियर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर ये हाइड्रोजन लीनियर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन के थ्रू ये फॉर्म कर रहा है। दूसरा आप काइटिन की बात करें, इंसेक्ट का एरो आर्मर ये है, उनका ये सपोर्ट कर रहा है। यहां पर देखेंगे आपका नैग और नैम की यहां पर हम बात करें, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और गैलेक्टोसामीन की अगर हम बात करें, आपका ग्लूकोसामीन की अगर हम बात करें नैग, तो आपका क्या है, लोकेशन की बात का एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, सेल वॉल ऑफ फंगस में प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट आपका ओमोसाइट्स में ये नहीं होता है, बाकियों में ये प्रेजेंट है। अब देखिए यहां पर बीटा 4 1 4 लिंकेज होगा, शीट लाइक स्ट्रक्चर विद इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और आप यहां पर देखेंगे एक क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर एन एसिटाइल आपका यहां पर प्रेजेंट होगा, एनएस यहां पर देखेंगे आप लुक्स फॉर द एसिटाइल ग्रुप, यहां पर एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा, इसीलिए हम इसको एन एसिटाइल क्या बता रहे हैं, ग्लूकोसामीन बोल रहे हैं। एसिटाइल ग्रुप के साथ में एन यहां पर था, एक साथ में एक एसिटाइल ग्रुप अटैच है, इसके लिए एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन प्रेजेंट है, ये एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ऐसे आप पैक्टिन की बात करें तो ये सेलुलर ग्लू है भाई, जो प्लांट सेल है आपस में जोड़ने का काम कर रही है। ये मिडिल लेमेला ऑफ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। मोनोमर की बात करें तो होमोपॉलीमर्स, मोनोमर की बात करें तो होमोपॉलीमर है। डी इलेक्ट्रॉनिक यूरेनिक एसिड की बात हो रही है, पॉली इलेक्ट्रोनेट एंड पैक्टेट से बना हुआ होगा, वहां पर भी आप 1,4 लिंकेज आप देखेंगे। फंक्शन एज अ सीमेंटिंग एजेंट, द मोस्ट हाइड्रेटेड शुगर ये होती है इन शुगर के बाद, क्योंकि इनके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप बहुत है, तो ये बहुत सारे क्या करते हैं, वाटर को भी ये अट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा तो ये मोस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म है किस चीज की, पैक्टिन की बात करें तो ये ग्लू का काम करेगा, जोड़ने का ये काम करेगा, है ना, ये पैक्टिन का हो गया। ऐसे आप देखें कुछ और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होंगे, इनको हम आगे और डिस्कशन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बात करें, आपका जो हाइलोरोनिक एसिड हो गया, यहाँ पर डी ग्लूकोरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर लिंकेज देखेंगे आपका बीटा 1,3 बीटा 1,4 लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट की बात करें तो डी ग्लूकोरोनिक एसिड, एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोसामीन और 4 सल्फेट, आपका क्या है यहाँ पर बीटा 1,3 एंड बीटा 1,4 लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ऐसे आप डर्मेटिन सल्फेट की बात करेंगे तो यहाँ पर डी हाइड्रोनिक एसिड और एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन प्रेजेंट होगा, गैलेक्टोसामीन 4 सल्फेट प्रेजेंट है। यहाँ पर अल्फा 1,3 हो गया, आपका बीटा 1,4 लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट है। केरेटोसल्फेट की बात करें तो डी गैलेक्टोज है, एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन है, 6 सल्फेट, यहाँ पर आपका क्या मिलने वाला है, बीटा 1,4 और बीटा 1,3 लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट है। आप एक बार देख लीजिएगा इनको और डिटेल में हम इनको जानेंगे। आज तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हमने जाना और वहां पर क्या क्या उसकी प्रेजेंस हो सकती है, क्या क्या उसके रोल्स हैं। फंक्शनल रोल की बात करें तो एनर्जी की तरह एनर्जी स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट में हेल्प कर रहा है, काइटिन की बात करें, आप सेल वॉल में सेलुलोज की बात करें, पैक्टिन की बात करें तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली यार आज हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को जाना है ना। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या क्या जाना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसके हमने क्लासिफिकेशन को जाना, हमने यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन की बात करी, हमने यहाँ पर एपीमर्स की बात करी है, इनहेंशियोमर्स की बात करी है ना, डायस्टीरियोआइसोमर्स की बात करी है। बच्चों आप लोग इसको एक बार गो थ्रू करिए, किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बताइएगा भाई, है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है कंफ्यूजन है तो आप क्या करना है, आपने आप इसमें 1 मिनट दीजिएगा मेरे को थोड़ा सा, आपने क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है, हम उसको वहां रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्लियर। चलो बच्चों अभी एंड करते हैं भाई सेशन को, हम नेक्स्ट सेशन को हम बात करेंगे लिपिड की, हम बात करने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।